पाठ 07। इस बार ब्रूक्स स्वर्ण स्तर तक पहुंच गया और उसकी ताकत भी आसमान छू गई। उन्होंने न केवल एक नई प्रतिभा रक्षा को समझा, बल्कि एक नए कौशल वाइल्ड स्लैशिंग में भी महारत हासिल की। रक्षात्मक प्रतिभा ब्रूक्स की रक्षात्मक क्षमता में काफी सुधार लाती है, जिससे वह युद्ध के लिए अधिक उपयुक्त बन जाता है। विशेषकर कैबुकेलो जैसे विस्फोटक खिलाड़ियों का सामना करते समय ब्रूक्स उनसे आसानी से निपट सकते हैं। क्रेजी स्लैश एक अत्यंत शक्तिशाली विस्फोटक शक्ति वाला युद्ध कौशल है, जो एक क्षण में दर्जनों या सैकड़ों कुल्हाड़ियों को चला सकता है। चाहे वह एकल शत्रु के विरुद्ध हो या शत्रुओं के समूह के विरुद्ध, क्रेजी स्लैश एक बहुत ही उपयोगी कौशल है। वास्तव में, यदि हम विशुद्ध रूप से हार्ड पावर की तुलना करें तो ब्रूक्स अभी भी कैपुचिलो से बेहतर है। लेकिन ब्रोक्स की कुल्हाड़ी गहरे सोने के स्तर के विनाश के हथौड़े से कहीं अधिक निम्न है। यदि ब्रूक्स के पास उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप डार्क गोल्ड स्तर का हथियार होता, तो वह निश्चित रूप से कैबजिलो को कुचलने में सक्षम होता। ब्रूक्स और कैबुकेलो को छोड़कर बाकी सभी ने प्रगति की है। अजेट को सिल्वर लेवल 6 पर पदोन्नत किया गया, लियू किन सिल्वर लेवल 4 पर पहुंच गया, और यहां तक कि मेई निंगहुआ को भी सिल्वर लेवल 2 पर पदोन्नत किया गया। इसके अलावा लेटे और ब्लैक पाइनएप्पल दोनों ने ऑर्ग्रिम के साथ अंतिम लड़ाई में भाग लिया और दोनों ने सिल्वर के 6ठे स्तर में प्रवेश किया। ये युद्ध अचानक शुरू हुआ और भी अचानक समाप्त हो गया। गु यू को खुद इसकी उम्मीद नहीं थी। ऑर्ग्रिम के अहंकार के कारण हजारों लोगों की यह ऑर्क सेना सिर्फ आधे दिन में ही खत्म हो गई। हालांकि डार्क स्काई सिटी ने काफी कीमत चुकाई, लेकिन उन्होंने सैकड़ों ऑर्क्स पर कब्जा कर लिया। उन पर विजय प्राप्त करने के बाद उनकी ताकत कम होने के बजाय बढ़ गई। गु यू को इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि युद्ध के बाद क्या होगा। अजैत सेना को पुनर्गठित करने के लिए जिम्मेदार था, मेई निंगहुआ युद्ध के मैदान को साफ करने के लिए जिम्मेदार था, और लियू किन शहर की सुरक्षा के निर्माण के लिए जिम्मेदार था। सब कुछ व्यवस्थित था। अगली सुबह तक एक नया शहर द्वार बना दिया गया था और डार्क स्काई सिटी की सुरक्षा पूरी तरह से नवीनीकृत कर दी गई थी। एनर्जी हॉल में गु यू ने फिर से डार्क स्काई हीरोज सम्मेलन बुलाया। इस बैठक में गु यू मुख्य रूप से डार्क स्काई सिटी के भविष्य के विकास पर सभी के साथ चर्चा करना चाहता था। आज डार्क स्काई सिटी की इमारतों ने शहर की सारी खुली जगह घेर ली है। अगर उन्हें विकास करना है तो उन्हें शहर का विस्तार करना होगा। लेकिन ऑक आक्रमण का खतरा अभी भी मौजूद है और स्पष्टतः अभी बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य शुरू करने का समय नहीं है। भले ही डार्क स्काई सिटी ने एक के बाद एक मैम और ऑर्ग्रिम की सेनाओं को नष्ट कर दिया, लेकिन वास्तव में वे ऑक सेना का एक छोटा सा हिस्सा थे। यहां तक कि ब्लैकरॉक कबीले और ब्लैकफैंग कबीले भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुए। एक बार ऑर्ग्रिम की ऑक सेना के विनाश की खबर ब्लैकरॉक कबीले तक पहुंचती है, फिर डार्क स्काई सिटी में और भी अधिक भयंकर तूफान आने वाला है। हालांकि डार्क स्काई सिटी के पास अब 2 स्वर्ण स्तर के लड़ाके हैं, फिर भी वे इसका सामना नहीं कर सकते हैं यदि ब्लैकरॉक कबीला वास्तव में अपनी सभी सेनाओं को भेज देता है। ऑर्ग्रिम के मरते हुए हथौड़े से शहर का द्वार टूट जाने के बाद गु यू को स्पष्ट समझ आ गई थी। यद्यपि वर्तमान शहर की दीवारें ठोस प्रतीत होती हैं, परंतु वास्तव में वे सुरक्षित नहीं हैं। सिल्वर स्तर के विरोधियों के हमलों को रोकना ठीक है, लेकिन यदि आप वास्तव में गोल्ड स्तर के मजबूत व्यक्ति का सामना करते हैं तो यह एक सजावट बन जाएगा। मैंने सुना है कि ब्लैकरॉक कबीले का सरदार ब्लैकहैंड द डिस्ट्रॉयर एक शक्तिशाली उच्च स्तरीय स्वर्ण योद्धा है। ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति बिना सेना के भी अकेले ही संपूर्ण डार्क स्काई सिटी को नष्ट कर सकता है। डार्क स्काई सिटी ने न केवल ब्लैकहैंड के सबसे छोटे बेटे को मार डाला, बल्कि ब्लैकरॉक कबीले के विरासत में मिले हथियार हैमर ऑफ डिस्ट्रक्शन को भी छीन लिया। गु यू को लगभग यकीन था कि जैसे ही मास्टरमाइंड को खबर पता चलेगी, वह उससे बदला लेने आएगा। बैठक का माहौल कुछ बोझिल था। हृदयहीन कैपुचिलो को छोड़कर सभी के चेहरे पर गंभीरता थी। बैठक से पहले गु यू ने पहले ही ऑक्स के बारे में जो खुफिया जानकारी प्राप्त की थी, उसे व्यवस्थित और विश्लेषित कर लिया था। ये बुद्धिमत्ता मुख्यतः 3 स्रोतों से आती है, ड्यूरोटन, ब्रॉक्स और बाहरी मानव जाति। अब ऐसा प्रतीत होता है कि ऑक्स ड्रेनोर नामक नष्ट भूमि से आए होंगे। यह एक विशाल क्षेत्र था जो कभी बहुत सुंदर और समृद्ध था, तथा इसमें अनेक जीव जंतु रहते थे। अतीत में ड्रेनोर के ऑर्क्स स्वतंत्र और बिखरे हुए कुलों से बने थे, जिनमें से प्रत्येक पर एक सरदार का शासन था। ऑर्क शमन एक सम्मानित पेशा है, शक्तिशाली और बुद्धिमान है। वे पैतृक आत्माओं और तात्विक आत्माओं की शक्ति का उपयोग करते हैं और प्रमुख के बाद ऑर्क कबीले में दूसरे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। हालांकि सत्ता की अंतहीन और लालची खोज के कारण कुछ लोगों ने निषिद्ध क्षेत्र में कदम रख दिया। ऐसा कहा जाता है कि गुलदान नामक एक महान ओझा ने एक जादू करके बुरी आत्माओं के खून से दूषित गैस के झरने को बुलाया था। कोई भी ऑर्क जो गैस स्प्रिंग की शक्ति को अवशोषित करेगा, वह अधिक शक्तिशाली और बहादुर बन जाएगा। गुलदान ने ऑर्क्स को कानूनों की एक नई प्रणाली भी सिखाई। वे न केवल ऊर्जा पर अधिक प्रभावी ढंग से नियंत्रण कर सकते हैं, बल्कि वे अपने लिए लड़ने के लिए शक्तिशाली और दुष्ट प्राणी सेवकों को भी बुला सकते हैं। गुलदान ने इस नए पेशे को वॉरलॉक नाम दिया।
ये जादूगर का आविर्भाव था जिसने ड्रेनोर को बुरी ऊर्जा से भर दिया और दुनिया नष्ट होने लगी और मरने लगी। गुलदान ने गुप्त रूप से ऑक्स के भाग्य को नियंत्रित करने के लिए छाया परिषद की भी स्थापना की। ब्लैकरॉक कबीले का सरदार ब्लैकहैंड गुलदान का सबसे वफादार सहयोगी है। गुलदान के समर्थन से वह पूरे ओर्क जनजाति का सरदार बन गया और ओर्क्स को एकजुट किया। ब्लैकहैंड और गुलदान का प्रभुत्व लोगों के दिलों में गहराई से बसा हुआ है और उनके ब्लैकरॉक और शैडोमून कबीले अत्यंत शक्तिशाली हैं। अन्य शक्तिशाली कबीले जैसे वॉसॉन, बर्निंग ब्लेड, शैटर्ड हैंड, ड्रैगनमो, ब्लड ब्रोटो आदि सभी उनका समर्थन करते हैं। डुरोटन का फ्रॉस्टवुल्फ कबीला विपक्ष के बहुत कम प्रतिनिधियों में से एक था, लेकिन भले ही वह अपने दिल में विरोध करता था, फिर भी उसने चीफ ब्लैकस्टोन के आदेशों की अवहेलना करने का साहस नहीं किया। इस बार गुलदान की योजना के तहत ऑक्स ने बड़े पैमाने पर आक्रमण किया। सभी कुलों ने प्रतिक्रिया दी और फ्रॉस्टवुल्फ कुल को आने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन डुरोटन ने गुलदान की बात सुनने से इनकार कर दिया और कभी गैस स्प्रिंग का इस्तेमाल नहीं किया, जिससे गुलदान उससे नफरत करने लगा। इस वजह से उसे शैडो मून के 3 सबसे ताकतवर लोगों ने शिकार बनाया। अगर गु यू ने उसे समय पर नहीं बचाया होता तो वह जंगल में मर जाता। डुरोटान ने एक बार यह बात कही थी जब वह गु यू से अलग हो गया था। एक बार जब मैं फ्रॉस्टवुल्फ कबीले से निपट लूंगा तो मैं उसकी मदद करने आऊंगा। लेकिन गु यू ने डुरोटन पर भरोसा नहीं किया। फ्रॉस्टवुल्फ कबीले की मौजूदा स्थिति डार्कस्काई सिटी से बेहतर नहीं है। ड्यूरोटन खतरे में है क्योंकि उसे गुलदान द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। यदि वह गु यू होता तो वह संभवतः अपनी पहचान छिपाता और विकसित होने के लिए कुछ समय तक प्रतीक्षा करता। लेकिन डुरोटन एक ऐसा व्यक्ति था जो खतरे का सामना करने का साहस रखता था। उसने मुखिया की जिम्मेदारी लेने और कठिनाइयों के बीच कबीले का नेतृत्व करने का फैसला किया। यह कोई बुद्धिमानी भरा दृष्टिकोण नहीं है, लेकिन यह सम्मानजनक है। ब्लैकरॉक कबीला और फ्रॉस्टवुल्फ कबीला इसके ठीक विपरीत हैं, वे गुलदान के वफादार अनुयायी हैं। डार्क स्काई सिटी और ब्लैकरॉक कबीले के बीच युद्ध होना चाहिए, लेकिन गु यू को जीत का बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। यदि ब्लैक हैंड वास्तव में सामने आ जाए तो उसके पास अपने पूरे कबीले का नेतृत्व करने और यथाशीघ्र भागने के लिए सुरंग खोदने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। सौभाग्य से ब्रूक्स ने कहा कि ब्लैकरॉक कबीले का ध्यान अब बाहरी दुनिया पर है। वे अन्य ऑक कबीलों के साथ क्षेत्र के लिए लड़ाई में व्यस्त हैं, इसलिए फिलहाल वे ज्यादा खतरे में नहीं हैं। बाहरी दुनिया में मानव जाति की स्थिति अब बहुत कठिन है। वांग डोन से हमें जो पता चला और मेई निंगहुआ ने जो पूछताछ की थी, उसके अनुसार युद्ध छिड़ने वाला है। जंगल में मौजूद व्यक्तिगत लोग और साहसिक दल मूलतः नष्ट हो गए, कुछ मर गए और कुछ बच निकले। बिखरा हुआ आकाश क्षेत्र अपेक्षाकृत सुरक्षित था, जहां केवल कुछ बड़े ओर्क्स वंशों ने ही आक्रमण किया था। फॉलेन स्टार स्वैम्प और कैस फॉरेस्ट ऑक्स के हमले के प्रमुख क्षेत्र हैं। गुलदान के नेतृत्व में छाया परिषद ने इन दोनों क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सेना तैनात की है। वहां न केवल ऑक्स सैनिक हैं, बल्कि उनके सहयोगी ट्रॉल्स और टॉरेन भी हैं। अनेक मानव नगरों को निर्दयतापूर्वक नष्ट कर दिया गया तथा मानव जाति को भारी क्षति उठानी पड़ी। लेकिन डार्क स्काई सिटी की तरह युद्ध से बची मानव जाति भी तेजी से बढ़ रही है। 8 जनजातियां, युद्ध का मंदिर, देवालय, शैतान का ब्लेड, हाइड्रा, इन प्रमुख मानव बलों ने सक्रिय रूप से युद्ध की तैयारी की और साथ ही कुछ देशी जातियों के साथ मिलकर ऑक सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी। कभी कभी गु यू सोचता था कि इस ऑक आक्रमण ने मानव जाति के बीच रह युद्ध को सफलतापूर्वक रोका, जो हिंसा से लड़ने का एक तरीका भी था। जब तक हम अंत में इस लड़ाई को जीत सकते हैं, तब तक ये मानव जाति के लिए बुरी बात नहीं होगी। बेशक ये सिर्फ उसके विचार थे। अभी उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता ऑक्स का बदला लेना था। यदि आपके पास कोई विचार है तो कृपया उसे साझा करें। गु यू ने जो स्थिति सीखी थी उसे सभी को बताने के बाद वह चुपचाप उनकी ओर देखने लगा। मेरा सुझाव है कि हम शहर को स्थानांतरित कर दें। बेहतर होगा कि हम सभ्यता की आग इकट्ठा करें और शहर बनाने के लिए कोई अन्य गुप्त स्थान खोजें। हालांकि ऐसा करने से हमने कुछ संसाधन खो दिए, लेकिन टीम अभी भी मौजूद है और वापसी करना मुश्किल नहीं होगा। मेई निंगुआ ने सबसे पहले बोलते हुए कहा कि ये दृष्टिकोण सबसे सुरक्षित है और इससे वर्तमान संकट से बचा जा सकता है। ये हमारी मातृभूमि है, हम पीछे नहीं हट सकते। ओर्क्स आत्मसमर्पण करने के बजाय युद्ध में मरना पसंद करेंगे। हालांकि ब्रूक्स को यहाँ आए हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन उनमें डार्क स्काई सिटी से जुड़ाव की गहरी भावना है। यह आत्मसमर्पण नहीं है, इसे रणनीतिक वापसी कहा जाता है। जब हम मजबूत हो जाएंगे तो हम वापस लड़ेंगे। लियू किंग ने ब्रूक्स के दृष्टिकोण को सही किया। ये वही बात है, जब तक हम इस बार चकमा देने का विकल्प चुनते हैं, हम भविष्य में भी आदतन चकमा देते रहेंगे और लड़ने का साहस खो देंगे। ब्रूक्स ने अपने दृष्टिकोण पर जोर देते हुए कहा कि ओर्क्स के युद्धप्रिय जीन अभी भी उनके शरीर में गहराई से दबे हुए हैं। हमने अभी अभी एक लड़ाई जीती है। अब शहर को स्थानांतरित करने से आदिवासियों में बहुत अधिक घबराहट नहीं होगी। ये सबसे अच्छा समय है। मेई निंगहुआ ने शांति से विश्लेषण किया।
खैर, मुखिया ने इस शहर के लिए बहुत मेहनत की है, इसे ऐसे ही छोड़ देना शर्म की बात होगी। काबुकिलो ने गुयू की ओर चालाकी से देखा, फिर कुछ सोचते हुए कहा। तुम्हें पता है, उसके शब्दों ने गुयू को बहुत चोट पहुंचाई। वह वास्तव में इस शहर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। यद्यपि कुछ संसाधनों का पुनर्चक्रण किया जा सकता है, फिर भी नुकसान बहुत बड़ा है, विशेष रूप से कुछ दुर्लभ संसाधनों के मामले में, जिसके बारे में सोचना भी पीड़ादायक है। शायद हम ओर्क्स को यहां दोबारा हमला करने से रोकने का कोई तरीका सोच सकें। अजीत बहुत देर तक चुप रहा, फिर अचानक बोल पड़ा। बूढ़िए, अगर तुम्हारे पास कोई विचार है तो मुझे जल्दी बताओ। गुयू अभी भी अजीत के बारे में बहुत अच्छा सोचता था और उसने तुरंत पूछा। मैं सोच रहा था कि इस बार ओर्ग्रिम की सेना पूरी तरह से नष्ट हो गई होगी और ऑक्स को शायद ये खबर नहीं मिली होगी। क्या हम कुछ भ्रम पैदा कर सकते हैं जिससे ओर्क्स को ये लगे कि यहाँ अभी भी लड़ाई चल रही है? अजीत ने सोचते हुए कहा। उनके शब्दों ने सभी के लिए नए विचारों के द्वार खोल दिए। गुयू, मेई निंगहुआ और लियू किंग एक दूसरे को देख रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे वे कुछ सोच रहे हों। ऑक्स के पास संदेश भेजने की कोई प्रणाली नहीं है, इसलिए अजीत की विधि वास्तव में काम कर सकती है। ब्रॉक्स, ब्लैकरॉक कबीले ने अतीत में कैसे संवाद किया? गुयू ने तुरंत पूछा। हम संदेश भेजने के लिए वॉयस टोन का उपयोग करते हैं। जब तक हम वॉयस टोन पर एक दूसरे को चिन्हित करते हैं, तब तक हम दूर से भी संवाद कर सकते हैं। ब्रुक्स ने एक क्षण सोचा और अपनी बाहों से एक काला पत्थर निकाला। क्या इनमें ध्वनि संचरण करने वाले पत्थर बहुत हैं? गुयू ने इसे लिया और इसकी जांच की और पाया कि पत्थर बहुत चिकना था और उसके हाथ में थोड़ा ठंडा महसूस हुआ। नहीं, दरअसल ध्वनि संचरण पत्थर बहुत दुर्लभ है। नेता के अलावा केवल कुछ स्क्वाड्रन नेताओं के पास ही यह होता है। मेरा ये टुकड़ा मुझे मैम ने दिया था। ब्रुक्स ने अपना सिर हिलाया। ये सही नहीं है। मुझे याद है कि कई ओर्क्स अपनी पहल पर यहाँ एकत्र हुए थे। उन्हें नोटिस कैसे मिला? गुयू थोड़ा हैरान था। पहले तो ओक 3 या 4 के समूह में इकट्ठे हुए और प्रत्येक समूह में केवल 8 या 9 लोग थे। उन सभी के पास स्वर पत्थर होना असंभव है। ऐसा इसलिए है क्योंकि महान जादूगर टेलीपैथिक संचार का उपयोग करता है। एक निश्चित क्षेत्र के सभी ऑक्स सीधे आदेश सुनेंगे। ब्रूक्स ने बताया कि ये बुनियादी सामान्य ज्ञान ऑक्स के बीच अच्छी तरह से जाना जाता है। उस स्थिति में ये तथ्य कि ओर्ग्रिम की सेना हमारे द्वारा पराजित हुई थी, अल्पावधि में लीक नहीं होगी। गुयू ने सिर हिलाया और राहत महसूस की। मैं तुरंत 10 मील के दायरे में क्षेत्र को अवरुद्ध करने के लिए सेना भेजूंगा और किसी भी ओर्क को जाने नहीं दूंगा। अजीत खड़ा हुआ और कार्रवाई के लिए तैयार हो गया। ये पर्याप्त नहीं है। मेरा सुझाव है कि ब्रूक्स डार्क स्काई ऑक्स के एक समूह का नेतृत्व करते हुए मूल ऑक्स शिविर में तैनात हो जाएं और हमलावर बल होने का नाटक करें। मेई निंगहुआ ने भी एक सुझाव दिया। मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। जब तक ये पूरी सेना नहीं है, मैं उन सभी को मार गिराने का वादा करता हूं। ब्रुक्स ने गहरी आवाज में कहा। एक और समस्या है। ब्लैकहैंड और ऑर्ग्रिम के बीच कोई संबंध होना चाहिए। अगर हम लंबे समय तक संपर्क में नहीं रह पाते हैं तो वह निश्चित रूप से समस्या का पता लगा लेगा। मेई निंगहुआ ने विचार किया। हमें ओर्ग्रिम पर एक ऐसा ही पत्थर मिला था और यह पहले भी एक बार प्रकाशित हुआ था, लेकिन हम इसका उपयोग नहीं कर सके। अजीत ने कुछ सोचा और तुरंत बोल पड़ा। ध्वनि पत्थर पर ओर्ग्रिम की आत्मा का निशान है। संचार को सक्रिय करने के लिए उसकी आवश्यकता है। ब्रुक्स ने असहायता से अपना सिर हिलाया। ये शब्द कहे जाने के बाद हर कोई निराशा व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं सका। यदि ध्वनि संचरण पत्थर को सक्रिय नहीं किया जा सका, तो ब्लैक हैंड से सच्चाई को छिपाना असंभव हो जाएगा और डार्क स्काई सिटी की समस्याएं जल्द ही उजागर हो जाएंगी। ऐसा लगता है कि उनके पास शहर को स्थानांतरित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। यद्यपि हम ध्वनि संचरण पत्थर को सक्रिय नहीं कर सकते, फिर भी कोई ऐसा करने में सक्षम हो सकता है। इस समय गुयू मुस्कुराया और कैपुचिलो को देखा जो उसके बगल में मूर्खतापूर्ण मुस्कुरा रहा था। धीरे धीरे उसके दिमाग में एक साहसिक योजना बनने लगी। कैपुचिलो, मेरे सबसे वफादार अधीनस्थ के रूप में मैं तुम्हें एक नाम दूंगा, ठीक है? महान बुद्धिमान कुलपिता, आप मुझे क्या नाम देंगे? ओर्ग्रिम। हम। गुयू ने काबुकिलो की बाहों में पकड़े हुए धातु के हथौड़े पर नजर डाली। ओर्ग्रिम डूमहैमर, आप क्या सोचते हैं? जैसी आपकी इच्छा होगी, ये नाम मेरी आत्मा में अंकित हो जाएगा। अब से मैं हूं ओर्ग्रिम डूमहैमर। कबकिलो ने विनाश का हथौड़ा ऊंचा उठाया और अपना नया नाम पुकारते हुए आकाश की ओर दहाड़ा। उस रात शांत ऑक्स शिविर फिर से जीवंत हो गया। यहां 200 से अधिक लोगों की डार्क स्काई ऑक्स सेना तैनात थी। अग्रणी 2 नेता ब्रुक्स और कैबेजिलो थे। जो बाहर दिखाई देता है वह ब्रॉक्स है, जबकि जो शिविर में बैठता है और नामात्र का ऑक नेता है वह कैबेजिलो है। नहीं, अब उसका नाम ओर्ग्रिम डूमहैमर होना चाहिए। गुयू का अनुमान सही था। जब काबुकिलो एक ओर्क में बदल गया तो उसने सफलतापूर्वक ध्वनि पत्थर को सक्रिय कर दिया। चूंकि ओर्ग्रिम डूमहैमर को नियंत्रित करने में सक्षम था, इसलिए उसे पूर्वजों की आत्माओं द्वारा पहचान लिया गया होगा।
उन्होंने काबुकिलो की तरह पूर्वज की आत्मा को पूरी तरह से एकीकृत नहीं किया, बल्कि अपनी आत्मा की छाप को उसमें शामिल कर लिया। दूसरे शब्दों में, पैतृक आत्मा में ओर्ग्रिम की आत्मा का अंश मौजूद है। अब जबकि काबुकिलो ने डूमहैमर में पैतृक आत्माओं को मिला दिया है, तो स्वाभाविक रूप से उसे ओर्ग्रिम की आत्मा का आभास हो गया है। इसलिए उन्होंने सफलतापूर्वक ध्वनि पत्थर को धोखा दिया और पहचान सत्यापन पारित कर दिया। इस तरह गु यू की योजना की पहेली का आखिरी टुकड़ा पूरा हो गया। उस रात कैबजिलो ने चीफ ब्लैक हैंड से संपर्क किया। अपने लिए तैयारी कर रहे थिंक टैंकों के एक बड़े समूह के साथ कैबुकिलो ने आसानी से मास्टरमाइंड को धोखा दे दिया। उन्होंने तुरंत ब्लैक हैंड के संदेह को दूर कर दिया और उसे बताया कि यहाँ एक दिन की लड़ाई के बाद डार्क स्काई सिटी पहुंच के भीतर था। ब्लैक हैंड बहुत खुश हुआ और उसने बड़ी सेना भेजने की अपनी योजना छोड़ दी। हालांकि काबुकिलो ने अनुरोध किया कि 100 मील के भीतर की सभी ऑक टीमों को स्थानांतरित कर दिया जाए ताकि वह उनका नेतृत्व कर सके। ब्लैक हैंड ने तुरंत सहमति दे दी, लेकिन उसने कैबजिलो से कहा कि वह 3 दिनों के भीतर डार्क स्काई सिटी को नष्ट कर दे और किसी को भी जाने न दे। ऐसा नहीं है कि ब्लैक हैंड को धोखा देना आसान है, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ओर्ग्रिम को बदल दिया जाएगा। ऐसी अद्भुत चीज को देखकर कोई भी धोखा खा जाएगा। यह उल्लेखनीय है कि ब्लैक हैंड ने कैबुकिलो से उसे जीवित पकड़ने का प्रयास करने को कहा था। ये गुलदान का आदेश है। जब गु यू को इस बारे में पता चला तो उसे बहुत अजीब लगा और आश्चर्य हुआ कि ऑफ जादूगर इतने सारे जीवित लोगों को क्यों पकड़ना चाहता था। क्या वे लाइव प्रयोग करने जा रहे हैं, या फिर आप भी उनकी तरह जातीय परिवर्तन करना चाहते हैं? उन्होंने तुरंत वांग डोन से संपर्क किया और कुछ जांच के बाद उन्हें पता चला कि ऑक्स ने बाहरी दुनिया में भी कई लोगों को पकड़ लिया था। कई प्रमुख सेनाएं लोगों को बचाने की योजना बना रही हैं, लेकिन दुर्भाग्य से ऑक्स अत्यंत कड़ी सुरक्षा में है, जिससे फिलहाल कार्रवाई करना मुश्किल हो रहा है। फिलहाल इनका गु यू से कोई लेना देना नहीं है। अगली सुबह 10 ओर्क्स का एक दल आदेशानुसार रिपोर्ट करने के लिए ओर्क्स शिविर में आया। अग्रणी ऑक कप्तान ने रक्तरंजित शिविर और विरल आबादी वाले सैनिकों को देखा और वह स्तब्ध रह गया। यद्यपि वह अभी अभी आया था और उसे गहरी समझ नहीं थी, फिर भी उसके अनुभव से पता चलता है कि यहाँ एक भयंकर युद्ध हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप ऑक्स की महत्वपूर्ण हानि हुई थी। लेकिन ये कैसे संभव है? शिविर का कमांडर प्रसिद्ध लॉर्ड ओर्ग्रिम है, जो उसके हृदय में सर्वोच्च स्थान रखता है। कौन सा शत्रु लॉर्ड ओर्ग्रिम के साथ इतनी भयंकर लड़ाई में शामिल हो सकता है? जहां तक वह जानता था, टूटे हुए आकाश देश में मानव जाति की युद्ध प्रभावशीलता कम थी और इसके बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। क्या यहाँ अन्य शक्तिशाली शत्रु भी हैं? ऑक कप्तान संदेह से भरा था, लेकिन बहुत ज्यादा सोचने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। एक लंबा भेड़िया शूरवीर उसके पास आया और उसे ठंडी आंखों से देखने लगा। ऑक कप्तान को ऐसा महसूस हुआ कि एक अदृश्य जानलेवा आभा उसे घेर रही है, और वह अचानक बेचैन हो गया। मेरे साथ आइए, वुल्फ नाइट ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। इतना कहने के बाद वह मुड़ा और चला गया। ऑक टीम ने और अधिक प्रश्न पूछने का साहस नहीं किया और अपने सैनिकों के साथ शीघ्रता से उनका पीछा किया। वुल्फ राइडर उन्हें सीधे शिविर में ले गया और एक बड़े पशु त्वचा के तंबू के पास ले आया। लॉर्ड ओर्ग्रिम अंदर हैं। लॉर्ड ओर्ग्रिम, क्या आप हमारा इंतजार कर रहे हैं? ऑक टीम तुरंत उत्साहित हो गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लॉर्ड ओर्ग्रिम उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे। यह एक बड़ा सम्मान था। वह तंबू में प्रवेश करने ही वाला था कि वुल्फ राइडर ने उसे रोक दिया। रुको, अंदर जाने से पहले अपने हथियार सौंप दो। हाँ हाँ हाँ। ऑक कप्तान ने जरा भी संकोच नहीं किया और जल्दी से अपने और अपने आदमियों के हथियार उतार दिए। वह अभी भी मन ही मन अपने आप को दोषी मान रहा था। कितना असभ्य! किसी वयस्क से मिलते समय आप हथियार कैसे ले जा सकते हैं? इसलिए ऑक कप्तान खुशी खुशी निहत्थे लोगों के एक समूह के साथ बड़े तंबू में चला गया। लेकिन उन्होंने जो देखा वह ओर्ग्रिम नहीं, बल्कि ब्रॉक्स था। ये स्वर्ण स्तर का विशेषज्ञ व्यक्तिगत रूप से प्रभारी था, और दर्जनों पूरी तरह से सशस्त्र रजत स्तर के विशेषज्ञ एक साथ आए, और पलक झपकते ही आने वाले सभी ऑक्स को पकड़ लिया गया। जीवित पकड़े जाने के बाद भी ऑक कप्तान को अभी भी समझ नहीं आया कि क्या हुआ था। क्या मैंने किसी तरह से लॉर्ड ओर्ग्रिम को अपमानित किया? किसी ने उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। कैदियों को बांधकर एक विशाल तंबू में बंद कर दिया गया। पहले तो ये जगह खाली थी, लेकिन जल्द ही वहां भीड़ हो गई। इस दौरान ओर्क सैनिकों के छोटे छोटे समूह यहां पहुंचते रहे। प्रत्येक लहर में लोगों की संख्या अधिक नहीं होती, कुछ में 7 या 8, कुछ में 10 से अधिक, तथा अधिकतम केवल 20 लोग होते हैं। जाल में फंसने जैसा इस तरह का व्यवहार स्वाभाविक रूप से एक ही झटके में पकड़ा जाएगा। बाद में काबुकिलो को पता चला कि इन ओर्क्स को पकड़ने के लिए हिंसा का सहारा लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस ऑफ जनरल की उपाधि यूं ही नहीं दी गई थी। जब तक वह अपना बाघ शरीर हिलाता रहा और आदेश देता रहा, तब तक पशु मानव प्रतिरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और आज्ञाकारी ढंग से आत्मसमर्पण कर दिया। अंधेरा होने से पहले उन्होंने 200 से अधिक ऑक कैदियों को पकड़ लिया। इनमें वुल्फ नाइट्स और क्रशर जैसे उन्नत सैनिक शामिल हैं।
रात में सभी ऑक बंदियों को डार्क स्काई सिटी में ले जाया गया और डार्क स्काई ऑक में तब्दील कर दिया गया। हर कोई खुश था क्योंकि ऑक्स द्वारा लाया गया अवसाद दूर हो गया था। अब वे बस यही आशा करते हैं कि ऑर्क्स अधिक उग्रता से आएं, जितना अधिक होगा उतना बेहतर होगा। रुको मत, अब डार्क स्काई ऑक्स की संख्या दोगुनी हो गई है और उनमें बाहर की ओर विस्तार करने का आत्मविश्वास है। गु यू ने मेई निंगुआ की सलाह का पालन किया और सैकड़ों डार्क स्काई लोग डार्क स्काई ऑक्स के संरक्षण में चले गए। बंद की गई 20 खदानों में पुनः परिचालन शुरू हो गया है। प्रत्येक खदान के बाहर डार्क स्काई ऑक्स की एक टीम तैनात रहती है। जब उनका सामना ऑक्स सैनिकों से होगा तो वे दावा करेंगे कि वे संसाधन एकत्रित करने वाले पकड़े गए मजदूर हैं और उन्होंने उत्साहपूर्वक ऑर्क्स को काबू किलो के शिविर तक पहुंचाया। जंगल में 20 से अधिक सेवा बिंदुओं के साथ धोखा खाने वाले ऑक्स की संख्या फिर से बढ़ गई। रविवार की शाम तक डार्क स्काई सिटी से संबंधित डार्क स्काई ऑक्स की कुल जनसंख्या 1000 से अधिक हो गई थी। डार्क स्काई सिटी की ताकत गुब्बारे की तरह तेजी से फैल गई। गु यू ने युद्ध से सचमुच बहुत पैसा कमाया। हालांकि इसमें एक सुखद परेशानी भी है। गैस स्रोत ऊर्जा का स्टॉक खत्म हो रहा है। ओरग्रिम को मारने की लड़ाई में गु यू ने बड़ी मात्रा में गैस ऊर्जा अर्जित की, लेकिन पिछले कुछ दिनों में खपत इतनी अधिक थी कि मकान मालिक के पास अतिरिक्त भोजन नहीं बचा। हालात और भी बदतर हो गए हैं क्योंकि युद्ध पूरी तरह से छिड़ जाने के कारण व्यापारिक बाजार पूरी तरह से बंद हो गया है। जब तक ये युद्ध खत्म नहीं हो जाता, डार्क स्काई सिटी केवल अपने आप पर ही भरोसा कर सकती है। मेई निंगहुआ ने गारगामेल के कीमिया अनुसंधान में भाग लिया है और अंकल स्वान को भी अपने साथ ले गई है। हाल ही में उन्होंने कुछ खोजें की हैं और दिन रात प्रयोग कर रहे हैं। गु यू ने इस छोटी लड़की को लंबे समय से नहीं देखा है। फिलहाल उसके पास इसकी देखभाल करने का समय नहीं था क्योंकि ब्लैक हैंड द्वारा कैबोकिलो को दी गई समय सीमा समाप्त हो चुकी थी। इस संबंध में गु यू और उनकी टीम ने पहले ही इस पर चर्चा कर ली थी कि इससे कैसे निपटा जाए। कैबेजिलो ने ब्लैक हैंड को सूचना दी कि बड़ी संख्या में मानव बल आ गया है, जिसके कारण वह असफल हो गया और समय पर डार्क स्काई सिटी पर कब्जा करने में असफल रहा। इस तरह के जवाब से स्वाभाविक रूप से ब्लैक हैंड संतुष्ट नहीं हुआ और वह कैपुचिलो पर क्रोधित हो गया। अंततः उन्होंने कैबुकिलो से कहा कि वे अपने बेटे रेड ब्लैक हैंड को भेजेंगे और कैबुकिलो से सहयोग करने को कहा। कैबुकिलो ने तुरंत सहमति दे दी और पीछे मुड़कर गु यू को खुशी से बताया कि एक बड़ी मछली पकड़ी जाने वाली है। अल्पविराम। सोमवार 12 फरवरी वर्ष 1 नए सप्ताह की शुरुआत के साथ डार्क स्काई सिटी अंततः नए सैनिकों की भर्ती कर सकती है। चून की बेस कैंप का निर्माण पिछले सप्ताह किया गया था, इसलिए बैरकों का साप्ताहिक उत्पादन 50% बढ़ गया तथा भर्ती की लागत में भी काफी वृद्धि हुई। सौभाग्य से हालांकि पिछले सप्ताह बहुत सारे संसाधनों का उपभोग किया गया था, फिर भी बड़ी मात्रा में ऊर्जा क्रिस्टल और जीवन सार जमा हो गए थे। विशेष रूप से ऑक्स के साथ 2 प्रमुख लड़ाइयों में लूट का माल काफी अधिक था, जो इस सप्ताह बेन की भर्ती का समर्थन करने के लिए पर्याप्त था। गु यू ने एक ही सांस में 924 यूनिट जीवनसार और 57,000 यूनिट ऊर्जा क्रिस्टल का उपभोग किया और 192 सैनिकों की भर्ती की। इनमें डार्क स्काई जनजाति के 48 सदस्य, डार्क गोब्लिन, सेक्कुबी और शैडो थॉर्न्स के 24-24 सदस्य और नाइट स्काई जायंट वुल्फ के 15 सदस्य शामिल हैं। ब्लू डायमंड चीफ, ब्लेड स्पाइडर, डार्क पॉइजन आई और ऑक फाइटर प्रत्येक में 12 हैं। ऑब्सीडियन गोलेम भी हैं। ये सिल्वर यूनिट एक बार में 9 से बढ़ जाती है, जिससे कुल संख्या 15 हो जाती है। गु यू खुश तो था, लेकिन भविष्य के राजकोषीय राजस्व को लेकर चिंतित भी था। आज डार्क स्काई सिटी प्रतिदिन स्वचालित रूप से 4000 यूनिट ऊर्जा क्रिस्टल का उत्पादन करती है और 2 ऊर्जा खदानें प्रतिदिन 2000 यूनिट ऊर्जा क्रिस्टल का उत्पादन करती हैं। यदि उत्पादन बाधित नहीं होता है तो सप्ताह का कुल राजस्व 42,000 इकाई है। अब सैनिकों की भर्ती के लिए प्रति सप्ताह 57,000 ऊर्जा क्रिस्टल की आवश्यकता होती है और अभी भी 15,000 इकाइयों का अंतर है। अब जंगल में बहुत कम ऊर्जा क्रिस्टल एकत्रित किए जा सकते हैं और यदि आप कुछ पा भी लें तो ये दीर्घकालिक समाधान नहीं है। इसके अलावा डार्क स्काई सिटी ने अभी केवल तीसरे स्तर के सैनिकों का उत्पादन किया है और भविष्य में और अधिक उन्नत सैनिक उसकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। डार्क स्काई सिटी के विकास में राजकोषीय राजस्व बाधा नहीं बनना चाहिए। इस समस्या को हल करने के लिए गु यू ने अस्थायी रूप से 3 समाधानों के बारे में सोचा। पहला है आय में वृद्धि करना, जैसे डार्क स्काई सिटी की दैनिक रूपांतरण मात्रा में वृद्धि करना या अधिक ऊर्जा खदानों की खोज करना। यह विधि सबसे सुरक्षित है, लेकिन इसे पूरा करने में समय लगता है और यह अल्पावधि में प्रभावी नहीं होगी। दूसरा है व्यापार और व्यवसाय के माध्यम से धन संचय करना। मेई निंगहुआ यही कर रही है, लेकिन वर्तमान युद्ध के दौरान ये दृष्टिकोण व्यवहार्य नहीं है। अंतिम उपाय युद्ध के माध्यम से लूटपाट करना है। ये परिणाम प्राप्त करने का सबसे तेज तरीका भी है। जीत अक्सर बहुत ज्यादा धन ला सकती है। आखिरकार पूंजी का मूल संचय खून से भरा हुआ है। अब डार्क स्काई सिटी में सैनिकों और घोड़ों की संख्या बहुत अधिक है और यह सभी को मारने का अच्छा समय है।
गु यू को केवल अपने घोंसले की सुरक्षा की चिंता थी। जब तक डार्क स्काई सिटी का सुरक्षा मुद्दा हल नहीं हो जाता, तब तक वह चैन महसूस नहीं कर पाएंगे। समाधान खोजने के लिए गु यू चुड़ैल की झोपड़ी में गया। अकारा से जवाब पाना चाहते हैं। दुर्भाग्यवश चुड़ैल की झोपड़ी सील कर दी गई थी और अकारा ने उसे नहीं देखा। गु यू को बताया गया कि यह स्थान अगले महीने तक पुनः नहीं खुलेगा। हताशा में गु यू को इसे अस्थायी रूप से अलग रखना पड़ा और पहले समस्या को हल करना पड़ा। कैबेजिलो को रेड से संदेश मिला है कि वह कल सुबह एक बड़ी सेना के साथ पहुंचेगा। गु यू को चिंता इस बात की है कि इस बार रेड अकेला नेता नहीं है। उनके साथ छाया परिषद के सदस्य भी आएंगे। ब्रूक्स से गु यू ने शैडो काउंसिल के बारे में कुछ सीखा। यह महान जादूगर गुलदान द्वारा बनाया गया एक रहस्यमय संगठन है। इसका हर सदस्य बेहद शक्तिशाली है और उसके पास अविश्वसनीय शक्ति है। रेड ने कैबुकिलो को आगंतुक की पहचान नहीं बताई। वास्तव में यदि वह ऐसा कहे भी तो भी यह बेकार होगा। ब्रॉक्स को शैडो काउंसिल के बारे में कुछ भी पता नहीं था सिवाय इसके कि उनका नेता गुलदान था। लेकिन एक बात है जिस पर गु यू आश्वस्त हो सकता है। छाया परिषद के सभी सदस्य स्वर्ण स्तर के शक्तिशाली लोग हैं और उनमें से प्रत्येक अत्यंत शक्तिशाली है। इसमें रेड ब्लैकहैंड को भी जोड़ लीजिए, जो एक मध्यम स्तर का स्वर्ण योद्धा है, जिसकी कठोर शक्ति निश्चित रूप से डार्क स्काई सिटी से कहीं अधिक है। अब उनका एकमात्र लाभ यह है कि दुश्मन प्रकाश में है जबकि हम अंधेरे में हैं। गु यू अपनी पुरानी चाल दोहराने और रेड को एक और जबरदस्त झटका देने के लिए तैयार था जिससे वह जिंदा दफन हो जाए। लेकिन उसके दिल में हमेशा थोड़ी बेचैनी रहती थी। उसे यह एहसास होता था कि कुछ बुरे बदलाव हो सकते हैं। ठीक इसी समय बाहर युद्ध छिड़ गया। गु यू को जल्द ही एक खूनी समाचार मिला। 3 प्रमुख भाड़े के सैनिकों के समूहों में से एक फ्लेमिंग रोज फॉलेन स्टार स्वैम्प में ऑक्स सेना के साथ युद्ध में पराजित हो गया। तुम्हारा मतलब है कि फ्लेमिंग रोज आधे दिन भी नहीं टिक पाया? गु यू ने कुछ अविश्वास के साथ वांग डोंग से पूछा। ये सही है। फायर रोज जीलिन ने कुल 30,000 मानव गठबंधन बलों को इकट्ठा किया है और उस महल की रखवाली कर रही है जो लंबा और मोटा है। मैंने सोचा था कि मैं ओर्क्स के साथ युद्ध लड़ सकता हूं, लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था कि मैं हमलों की पहली लहर को भी नहीं रोक पाऊंगा। न केवल हजारों विशिष्ट सैनिक मारे गए, बल्कि पृथ्वी पर हजारों मनुष्य भी मारे गए। सौभाग्य से डेमन ब्लेड और विंग्स ऑफ लाइट ने एक ही समय में सुदृढ़ीकरण भेजा और फ्लेम रोज की मुख्य सेना सफलतापूर्वक पीछे हट गई। लेकिन इस लड़ाई ने फ्लेम रोज को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है और जीलिन को डर है कि भविष्य में उसे कठिन समय का सामना करना पड़ेगा। वांग डोंग ने सहानुभूतिपूर्वक कहा। मूलतः उनके जैसी बड़ी ताकत का रवैया अपेक्षाकृत आशावादी था। यद्यपि ओर्क्स बड़ी ताकत के साथ आए थे, लेकिन जैसे जैसे उनकी शक्ति बढ़ती गई, वे अनिवार्य रूप से अपने शत्रुओं को कम आंकने लगे। लेकिन फ्लेमिंग रोज की विनाशकारी हार ने उन्हें वास्तविकता की क्रूरता का एहसास करा दिया। क्या ज्वलंत गुलाब बहुत बेकार नहीं है? गु यू ने यह जानबूझकर कहा। वह वास्तव में इस लड़ाई के बारे में उत्सुक था। भाई, बात यह नहीं है कि फ्लेमिंग रोज कमजोर है, बात यह है कि ऑक्स बहुत शक्तिशाली है। वांग डोंग ने आह भरी और बिना कुछ छिपाए गु यू को वह सारी जानकारी बता दी जो वह जानता था। ये सुनकर गु यू भी चुप रहा। वांग डोंग के अनुसार इस बार फ्लेम रोज ने पहले से ही पर्याप्त तैयारियां कर ली थीं। 30,000 से अधिक मानव गठबंधन बलों में हजारों नायक और सैनिक रजत स्तर से ऊपर हैं। कांस्य स्तर की लड़ाकू शक्ति लगभग 20,000 है, जिनमें से 5,000 से अधिक उच्च स्तर के कांस्य हैं और वे अच्छी तरह से सुसज्जित हैं। सभी की राय में ये लड़ाई लड़ने लायक है। जब तक फ्लेम रोज अपने मजबूत शहर का उपयोग करके ऑक्स के हमले की पहली लहर को रोक सकता है, तब तक वह खुद का समर्थन करने के लिए लड़ सकता है और लगातार एक मजबूत लड़ाकू बल विकसित कर सकता है। कुल संख्या की दृष्टि से मानव जाति को बढ़त हासिल है और जब तक ये युद्ध संघर्षपूर्ण होता रहेगा, फ्लेमिंग रोज के जीतने की काफी संभावना है। लेकिन जो बात फ्लेम रोज सोच सकती है, वही बात ऑक्स भी सोच सकते हैं। उन्होंने कोई अस्थायी हमला नहीं किया, बल्कि शुरू से ही जोरदार हमला किया। ओर्क्स ने घेराबंदी बल के रूप में केवल 3,000 लोगों को भेजा, जो सभी सिल्वर ग्रेड के थे। उनमें 1,000 भेड़िया सवार, 1,000 कुल्हाड़ी फेंकने वाले और 1,000 टॉरेन योद्धा थे। ये ज्यादा डरावना नहीं है। वास्तव में घातक बात यह थी कि उन्होंने एक ही बार में 10 स्वर्ण स्तर के योद्धाओं को भेज दिया। इन स्वर्ण स्तर के योद्धाओं ने शहर की दीवार पर अधिकांश गोलाबारी का सामना किया और उसे हिंसक रूप से नष्ट कर दिया। 3,000 विशिष्ट सैनिक फ्लेमिंग रोज शहर में घुस आए, हर जगह लोगों को मार डाला और खून की नदियां बहा दी। मूलतः फ्लेम रोज द्वारा किसी भी कीमत पर अवरोध उत्पन्न करने से कुछ प्रभाव पड़ा तथा 2 स्वर्ण स्तर के शक्तिशाली योद्धाओं की मृत्यु भी हुई। लेकिन प्रतिद्वंद्वी के पास एक स्वर्ण स्तर का ऑक शमन है जो बड़े पैमाने पर उपचार मंत्रों का प्रदर्शन कर सकता है और एक समूह रक्तपिपासु मंत्र भी जारी कर सकता है। अचानक ओर्क्स की लड़ाकू शक्ति बहुत बढ़ गई और उनका मनोबल ऊंचा हो गया। इसके अलावा एक स्वर्ण स्तर का ऑक वॉलॉफ भी था, जिसने लगातार कई बड़े पैमाने पर क्षति पहुंचाने वाले मंत्रों को जारी किया, जो बहुत घातक थे।
ये दोनों शक्तिशाली ऑक्स छाया परिषद से हैं। फ्लेमिंग रोज ने ओर्क्स की युद्ध शक्ति का गलत अनुमान लगाया और सामने से हुए हमले से स्तब्ध रह गई तथा पूरी तरह अराजकता में फंस गई। फायर रोज ज़ीलिन ऑक्स से मौत तक लड़ना चाहती थी, लेकिन हजारों की संख्या में ऑक्स सैनिक पहले ही आगे बढ़ चुके हैं और एक बार गिर जाने पर फ्लेम रोज का सफाया हो सकता है। महत्वपूर्ण क्षण में आइस रोज जी बिंग और कई अन्य बहनों ने ज़ीलिन को बेहोश कर दिया और उसे महल से बाहर ले गईं। ओर्क्स ने फ्लेमिंग रोज को पूरी तरह से मार डालने की चाहत में उसका पीछा किया। सौभाग्य से डेमन ब्लेड और विंग्स ऑफ लाइट को ये समाचार मिल गया और उन्होंने मदद के लिए सेना भेज दी, जिससे पीछा करने वालों को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। इस युद्ध में मानव जाति को भारी क्षति हुई, लेकिन कुछ लाभ भी हुआ। कम से कम उन्हें ऑक्स की ताकत की स्पष्ट समझ है। ऑक्स कल्पना से परे शक्तिशाली हैं, लेकिन वे अजेय नहीं हैं। पूर्व शर्त यह है कि मानव जाति को पहले से पर्याप्त तैयारी करनी होगी और हर कीमत पर मानव जीवन का बलिदान करना होगा। फ्लेम रोज 2 स्वर्ण स्तर के योद्धाओं को जल्दी से हराने में सक्षम था। यदि रणनीति ठीक से बनाई जाए तो 2-3 और लोगों को मारने में कोई समस्या नहीं होगी। इस तरह वे ओर्क्स के आक्रमण की पहली लहर को पीछे धकेल सकते थे, ओर्क्स को अपनी ले में ला सकते थे और विनाशकारी युद्ध लड़ सकते थे। सबसे अधिक परेशानी वाली बात इस लड़ाई में दिखाई देने वाले ऑक शमन और वॉरलॉक हैं। अलौकिक शक्तियों वाले ये शक्तिशाली प्राणी अनिश्चित कारक हैं और अक्सर युद्ध के संतुलन को प्रभावित करते हैं। ये भविष्यवाणी की जा सकती है कि मानव जाति भविष्य में छाया परिषद के इन सदस्यों के खिलाफ निश्चित रूप से सामरिक व्यवस्था करेगी। विशेषकर कैस फॉरेस्ट और फॉलेन स्टार स्वैम्प में उन्हें शैडो काउंसिल का सीधे सामना करना पड़ता है, जो और भी अधिक तनावपूर्ण है। 8 जनजातियों और युद्ध के मंदिर के लिए भी यह आसान समय नहीं है। कई बड़े ऑक कबीलों में भी शमन है। यद्यपि कोई भयानक समूह आक्रमण मंत्र का प्रयोग नहीं किया गया था, फिर भी कुछ रक्तपिपासु, उत्साहवर्धक और शाप मंत्र भी एक के बाद एक प्रयोग किए गए थे। पिछले कुछ दिनों में छोटे पैमाने पर लड़ाइयां अक्सर छिड़ गई हैं और मानव जाति को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। जब गु यू ने ये सारी खबरें सुनी, खासकर छाया परिषद के सदस्यों की कठिनाई के बारे में, तो उसे बहुत भारी मन महसूस हुआ। धरती और पहाड़ को हिलाना केवल एक साधन हो सकता है, एकमात्र आशा नहीं। गु यू ने अजीत को सक्रिय रूप से तैयारी करने और कठिन लड़ाई के लिए तैयार रहने को कहा। इसके अलावा उन्होंने भूभाग अन्वेषण का एक नया दौर शुरू करने के लिए बड़ी संख्या में टोही सैनिकों को भेजा। इस अन्वेषण का उद्देश्य संसाधन एकत्रित करना या छिपे हुए खतरों को खत्म करना नहीं है, लेकिन शहर बनाने के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढना मुश्किल है। जी हाँ, डार्क स्काई सिटी स्थानांतरित होने की तैयारी कर रही है। यद्यपि अब हमारे पास डार्क स्काई ऑक्स का कवर है, फिर भी स्थिति पहले से काफी बेहतर है। लेकिन सभी जानते हैं कि यह कोई दीर्घकालिक समाधान नहीं है। डार्क स्काई सिटी का स्थान उजागर हो गया है और ऑक्स सेना जल्द ही या बाद में शहर में पहुंच जाएगी। इसके अलावा यहाँ विकास के लिए कोई जगह नहीं है और डार्क स्काई सिटी में लगभग कोई जगह नहीं बची है। इसलिए जबकि कैपुचिलो को दोहरी भूमिका निभाने के लिए भेजा गया था, नए शहर के लिए स्थान का चयन भी पूरी गति से चल रहा था। उस समय गु यू टूटे आकाश की भूमि में दौड़ने के लिए बहुत कमजोर था, इसलिए उसने वहां एक शहर बनाने का फैसला किया। अब जब परिस्थितियां तैयार हो गई हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमें शहर के निर्माण के लिए सर्वोत्तम स्थान का सावधानीपूर्वक चयन करना होगा। अगले कुछ दिनों में यंगाई ने सैकड़ों पते उपलब्ध कराए जो विकास के लिए सुरक्षित और उपयुक्त थे। प्रारंभिक जांच के बाद गु यू ने उनमें से अधिकांश को हटा दिया और 13 को छोड़ दिया। ये भौगोलिक स्थान अपेक्षाकृत छिपे हुए हैं, कुछ घाटियों में हैं और कुछ घने कोहरे में लिपटे हुए हैं। भूमिगत महल जहां जादुई झरने की खोज की गई थी, वह भी एक अच्छा विकल्प है। मैंने पुस्तक क्लब में प्रविष्टियों के लिए आमंत्रण पोस्ट किया है और ये लंबे समय तक वहां पिन किया रहेगा। यदि आपके भाइयों के पास कोई पसंदीदा नायक या हथियार है या आप कैमियो उपस्थिति बनाना चाहते हैं, तो आप इसे संपादित कर सकते हैं और यहां पोस्ट कर सकते हैं। लाओ तांग्युआन जब भी फ्री होगा जाकर देखेगा और सभी के लिए इसकी व्यवस्था करने की पूरी कोशिश करेगा। उनमें से 3 स्थान जो गु यू को सबसे ज्यादा पसंद हैं, उनके पास संसाधन खदानें हैं जो डार्क स्काई सिटी के भविष्य के विकास के लिए बहुत फायदेमंद होंगी। रेड की सेना के पहुंचने से पहले उसने आज शहर का पता निर्धारित करने का निर्णय लिया। कैबेजिलो और ब्रॉक्स ऑक शिविर में रहेंगे और आत्मसमर्पण करने आने वाले ऑक का स्वागत करना जारी रखेंगे। एजेट, मेई निंगहुआ और लियूकिन सभी व्यस्त थे, इसलिए गु यू ने इसे आजमाने के विचार से अंकल स्वान को ढूंढा और उनसे पूछा कि क्या वह आराम करने के लिए उनके साथ बाहर जाना चाहेंगे। अप्रत्याशित रूप से अंकल स्वान ने सहमति में सिर हिलाया। गु यू बहुत खुश हुआ और उसने तुरंत यंग यी और ब्लैक पाइनएप्पल को बुलाया और उनसे कुछ विशालकाय रात्रि आकाश भेड़ियों पर सवार होकर एक साथ क्षेत्र जांच के लिए जाने को कहा। इसे ब्लैक पाइनएप्पल इसलिए कहा जाता है क्योंकि डार्क स्काई सिटी में कई भूमिगत इमारतें हैं और भूमिगत मिट्टी का पता लगाना आवश्यक है। मकड़ी रानी ब्लैक पाइनएप्पल प्रजाति के प्रजनन में योगदान देने के लिए अंडे दे रही है।
गु यू अपने पुराने अधीनस्थ हेई बोली को कभी नहीं भूला था, इसलिए वह उसे आराम करने के लिए बाहर ले गया। ये तीनों स्थान डार्क स्काई सिटी से बहुत दूर हैं। सबसे नजदीकी स्थान 50 मील दूर है और सबसे दूर वाला स्थान 100 मील दूर है। गु यू और अन्य बहुत शक्तिशाली हैं और टूटे आकाश की गहराई में खतरा उनके लिए ज्यादा खतरा पैदा नहीं करता है। छठे स्तर के सिल्वर लेटे का तो जिक्र ही न करें, यहाँ तक कि कुछ रात्रि आकाश के विशालकाय भेड़िए भी बहुत तेज थे। दोपहर करीब 2 बजे उन्होंने 3 परतों पर नजर डालने का काम पूरा किया। गु यू को लगता था कि ये सभी जगहें अच्छी हैं, लेकिन उसे हमेशा ऐसा लगता था कि इनमें कुछ कमी है और ये उसे संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है। वापस आते समय गु यू थोड़ा विचलित था। चूंकि उनके पास पर्याप्त समय था, इसलिए वे रास्ते में आराम से बातें करते और हंसते रहे। अंकल स्वान आमतौर पर बहुत दयालु व्यक्ति हैं। हालांकि उनकी आंखें उदास दिखती हैं, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा हल्की मुस्कान रहती है। गु यू हमेशा से स्वान की उत्पत्ति के बारे में जानने को उत्सुक रहा है, लेकिन वह कभी भी इस बारे में अधिक नहीं बताना चाहता। गु यू को महसूस हो रहा था कि स्वान ने हमेशा डार्क स्काई सिटी से दूरी बनाए रखी थी। हालांकि ऑर्ग्रिम को मारने और कैप्किलो के ऑक शिविर में चले जाने के बाद अंकल स्वान का रवैया बदल गया। सतह पर यह स्पष्ट नहीं था, लेकिन गु यू महसूस कर सकता था कि वह डार्क स्काई सिटी के मामलों के बारे में बहुत अधिक सकारात्मक हो गया था। श्री स्वान, आपके विचार से हमें शहर बनाने के लिए कहाँ का चयन करना चाहिए? गु यू ने सहजता से पूछा। वास्तव में उसे उम्मीद नहीं थी कि स्वान कोई जवाब देगा। हालांकि इस बार अंकल स्वान ने केवल अपना सिर हिलाया। महामहिम नगरपाल, मुझे नहीं लगता कि डार्क स्काई सिटी किसी भी स्थान पर बनाया जाना उपयुक्त है। अरे मिस्टर स्वान, कोई सुझाव? गु यू स्वान की बातों से आकर्षित हुआ और उसकी आंखों में दिलचस्पी दिखाई दी। यदि नगर स्वामी को केवल एक अस्थायी ठिकाना ढूंढना है तो कोई भी स्थान ठीक रहेगा, लेकिन यदि आप रहने के लिए ऐसी जगह चाहते हैं जो लंबे समय तक फलती फूलती रहे, तो ये स्थान उपयुक्त नहीं है। स्वान ने सवाल को टाला नहीं, बल्कि खुलकर बोला। बेशक मैं एक स्थायी आधार बनाने की आशा रखता हूं, लेकिन ब्रोकन स्काई लैंड में इससे बेहतर आधार खोजना कठिन है। गु यू ने असहायता से कंधे उचकाए और स्वान की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि अंकल स्वान उसे शहर बनाने के लिए एक आदर्श स्थान की सिफारिश करने जा रहे थे? मैं शहर बनाने के लिए किसी उपयुक्त स्थान के बारे में नहीं जानता। स्वान ने गु यू के विचारों को समझ लिया और मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। गु यू अवाक रह गया। जब तुम इस जगह को नहीं जानते तो तुम मुझे यहाँ क्यों चिढ़ा रहे हो? लेकिन मैं जानता हूं कि प्रजातियों के लिए सही आवास कैसे ढूंढा जाए। स्वान ने फिर शांति से कहा, उसकी आंखों में मुस्कान थी। अंकल, क्या आप तेज बोल सकते हैं? बुढ़ापा धीमे होने का बहाना नहीं है। गु यू ने अपने दिल में शिकायत की और जल्दी से सहयोग में पूछा। मिस्टर स्वान, मैं डार्क स्काई कबीले का निवास स्थान कैसे ढूंढ सकता हूं? तुम्हें पता होना चाहिए कि इस दुनिया में कई शक्तिशाली जातियां हैं, है ना? स्वान ने गु यू के प्रश्न का सीधे उत्तर नहीं दिया, बल्कि अचानक पूछा। हाँ, मुझे थोड़ा बहुत पता है। गु यू ने सिर हिलाया। वह स्वान के इरादे को लेकर कुछ उलझन में था। लेकिन आपने बड़ी जातियों के कितने शहर देखे हैं? यह गु यू एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसे अचानक एक समस्या का एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था कि वे शक्तिशाली जातियां उसके अवचेतन में ही मौजूद थीं। अतीत में खेल की दुनिया में खिलाड़ियों ने खोज पूरी करके शक्तिशाली जनजातियों के कई सभास्थल ढूंढे थे, लेकिन वास्तविक दुनिया में उन्होंने कभी किसी को इसकी खोज करते नहीं सुना। यदि हम इसके बारे में और सोचें, तो खेल में कई शक्तिशाली जनजातियों के क्षेत्र उनके पुराने घोंसले नहीं थे, बल्कि बाहरी दुनिया के लिए खुले स्थान जैसे थे। डार्क नाइट कैसल, जहां वह गया था, सहित वह केवल डार्क नाइट कबीले का एक आधार था, या शायद एक अग्रिम आधार था। अन्यथा इसकी रक्षा करने वाला केवल एक डार्क नाइट किंग नहीं होता, जिससे उसके लिए डार्क नाइट हॉर्ड को ले जाना आसान हो जाता। वास्तव में इसका कारण बहुत सरल है। जब सभी जातियों की सभ्यता की आग एक निश्चित स्तर तक विकसित हो जाएगी, तो एक उपस्थान विकसित हो जाएगा जिसमें जातियां प्रजनन कर सकेंगी और फल फूल सकेंगी। वह स्थानिक वातावरण जिसमें सभ्यता की आग विकसित होती है, इस जाति के अस्तित्व और विकास के लिए अत्यंत उपयुक्त होगा। इससे कुछ ऐसे नियम भी बन सकते हैं जो नस्ल के लिए लाभदायक हों, जैसे युद्ध प्रभावशीलता में वृद्धि। इस तरह के विशेष स्थानों को जाति विशिष्ट स्थान या जाति क्षेत्रीय स्थान कहा जाता है। स्वान अभी भी धीरे धीरे बोल रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे इस बात का पता नहीं था कि वह जो रहस्य उजागर कर रहा था वह कितना चौंकाने वाला था। नस्लीय स्थान, क्षेत्र, अंतरिक्ष। आपका मतलब है अत्यधिक सभ्य जातियां छिपी हुई हैं? गु यू ने कुछ कठिनाई के साथ कहा, अपने चेहरे पर आश्चर्य को छिपाने में असमर्थ। ये भी समझ में आता है, लेकिन हम अक्सर इस परिवर्तन के निर्माण को समझाने के लिए सभ्यतागत बाधाओं का उपयोग करते हैं। एक बार यह सभ्यता अवरोध स्थापित हो जाए, तो क्या ये बाहरी दुनिया को हमें पहचानने से पूरी तरह से अलग कर देगा? ये गहन नहीं है, जांच की कठिनाई सापेक्षिक है।
सामान्यतः कहा जाए तो निम्न सभ्यताओं के लिए उच्च सभ्यताओं का पता लगाना अत्यंत कठिन है। सभ्यताओं के बीच जितना बड़ा अंतर होगा, कठिनाई उतनी ही अधिक होगी। उदाहरण के लिए, यदि डार्क स्काई कबीला स्वर्ण सभ्यता के स्थान का पता लगाना चाहता है, तो ये लगभग असंभव होगा जब तक कि विशेष कारक न हो। इसके विपरीत एक उन्नत सभ्यता के लिए निम्न सभ्यता का अन्वेषण करना अधिक आसान होता है। एक बार किसी निचली सभ्यता का उपअंतरिक्ष स्थान उजागर हो जाए तो उसका आसानी से पता लगाया जा सकता है। हालांकि जब तक उपस्थान के निर्देशांक उजागर नहीं हो जाते, तब तक निम्न स्तरीय सभ्यताओं की खोज आसानी से नहीं की जा सकेगी। स्वान ने एक अच्छे शिक्षक की तरह धैर्यपूर्वक बू यू को सबक सिखाया। बू यू ने बहुत ध्यान से सुना और उसके दिल में कड़वाहट की एक झलक उभरी। हालांकि अंकल स्वान ने अपने शब्दों में डार्क स्काई कबीले के प्रति कोई अवमानना नहीं दिखाई, लेकिन उन्होंने जिस निम्न स्तरीय सभ्यता का उल्लेख किया है, वह उन जातियों से संबंधित है जिन्होंने सभ्यतागत अवरोधों का निर्माण किया है और उपस्थान पर कब्जा किया है। यद्यपि आज पृथ्वी पर मानव जाति अच्छी तरह से विकसित होती दिख रही है, वास्तव में ये निम्न स्तरीय सभ्यता की दहलीज तक भी नहीं पहुंची है। अन्यथा इस ऑक आक्रमण से उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। तो यदि किसी कम सभ्य जाति की भूमि की खोज हो जाए तो परिणाम क्या होंगे? बू यू काफी देर तक चुप रहा और फिर उसने पूछा, ये भाग्य पर निर्भर करता है। यदि आपका सामना शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण उन्नत सभ्यता से होता है तो ये ठीक है, लेकिन यदि आपका सामना आक्रामक सभ्यता से होता है, यहाँ आपके लिए एक सलाह है, अंधेरे जंगल के कानून को हमेशा याद रखें और सभ्यताओं के साथ कभी भी जोखिम न लें। चाचा स्वान ने गंभीरता से उदासी के साथ बू यू को देखा। बू यू को अब यकीन हो गया है कि स्वान अत्यंत सभ्य मानव दुनिया से आया होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि इस आदमी को कभी भी डार्क स्काई सिटी से जुड़ाव का एहसास नहीं हुआ। पता चला कि वह बस इसे नीची नज़र से देखता था। हालांकि बू यू हमेशा से एक ऐसा व्यक्ति रहा है जो अधिक असफलताओं का सामना करने पर अधिक साहसी बन जाता है, और उसने जल्दी से अपनी मानसिकता को समायोजित कर लिया। क्या डार्क स्काई कबीले की सभ्यता का स्तर बहुत निम्न है? इन प्रमुख लड़ाइयों के बाद सभ्यता की आग में लगातार सुधार हो रहा है और अब ये सिल्वर के छठे स्तर तक पहुंच गई है। जब तक उसे थोड़ा और समय दिया जाता है, डार्क स्काई कबीला सिल्वर स्तर की उन्नत सभ्यता में प्रवेश करने में सक्षम हो जाएगा। उसे सभ्यता की अग्नि की दुनिया में आए हुए 1 महीने से अधिक समय हो गया है, जिसमें वे 7 दिन भी शामिल हैं जब वह अंतरिक्ष दरार में फंसा हुआ था। पृथ्वी पर लाखों मनुष्यों के बीच उनकी डार्क स्पेस सभ्यता बहुत आगे निकल चुकी है। उनका मानना था कि उन अधिक उन्नत जातियों के पास निश्चित रूप से विकास के लिए उनसे अधिक समय था। यदि समय दिया गया तो डार्क स्पेस सभ्यता जल्द ही या बाद में उन शक्तिशाली जातियों से आगे निकल जाएगी। खैर, मुख्य बात तो समय है। आखिरकार उसे अभी भी इस ऑक संकट से गुजरना है। अंतिम प्रश्न यह है कि नस्लीय स्थान विकसित होने से पहले सभ्यता की आग को किस हद तक विकसित होने की आवश्यकता है? बू यू तुरंत शांत हो गया और उसने वह प्रश्न उठाया जो उसे सबसे अधिक चिंतित कर रहा था। ये स्थिर नहीं है। विभिन्न नस्लीय सभ्यताओं में नस्लीय रूप से विशिष्ट स्थान बनाने के लिए अलग अलग स्थितियां होती हैं। उनमें से अधिकांश स्वर्ण सभ्यता में हैं और कुछ ने केवल डार्क गोल्ड सभ्यता में विकसित होना शुरू किया। स्वान बू यू के प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट था और धीरे से कहा, मैं निश्चित रूप से जल्द सभ्यता की आग को स्वर्ण स्तर तक उन्नत करूंगा। बू यू ने दृढ़ता से सिर हिलाया, उसकी आंखें दृढ़ थीं। ये सिर्फ स्वर्ण सभ्यता है। सबसे बुरा ये हो सकता है कि हम कुछ छोटे ऑक कुलों को नष्ट कर दें और उनकी सभ्यता की आग के टुकड़े छीन लें। स्वर्णिम सभ्यता की ओर बढ़ना आसान नहीं है। चांदी से सोने में गुणात्मक परिवर्तन जितना आप सोचते हैं उससे कहीं अधिक कठिन है। चाचा स्वान ने बू यू को कोई परवाह नहीं दी और उस पर निर्दयता से हमला किया। सब कुछ मानव प्रयास पर निर्भर करता है। अगर कोई यह कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। बू यू हतोत्साहित नहीं था और लड़ने की भावना से भरा था। ओह, चूंकि तुम इतने आश्वस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मैं मूल रूप से आपको ये बताना चाहता था कि जब आप सिल्वर एडवांस्ड सिविलाइजेशन में होंगे तो आपके लिए एक नस्लीय स्थान खोलने का एक तरीका हो सकता है। चाचा हंस ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, चाचा, आप मेरे चाचा हैं। हमारे पूरे डार्क स्काई कबीले का जीवन और मृत्यु आप पर निर्भर करता है। अच्छा, बहन लियू किंग, तुम क्या सोचती हो? मैं आज रात उसे तुम्हारा बिस्तर गर्म करने दूंगा। बू यू की आंखें एक पल में चमक उठी और उसके चेहरे पर एक चापलूसी भरी मुस्कान छा गई। जब तक डार्क स्काई कबीले के अस्तित्व का संकट हल हो सकता है, तब तक वह एक आंख भी नहीं झपकाएगा। लियू किंग का बलिदान तो दूर की बात है, भले ही मेई निंगहुआ को भी इसमें शामिल कर लिया जाए। हाँ, मुझे अकेले सोने की आदत है। बस मुझे सवारी के रूप में चॉकलेट दे दो। अंकल स्वान ने धीरे से अपना हाथ हिलाया और चॉकलेट के सिर को अपनी जांघों के नीचे छुआ। जब से मोचा और कैपुचिलो एक जोड़े बन गए हैं, चॉकलेट नाइट स्काई जायंट वुल्फ कबीले के सभी मामलों का प्रभारी बन गया है। आमतौर पर अजैट को चॉकलेट की सवारी करना सबसे अधिक पसंद है, इसलिए गु यून ने उसे कभी भी बीस्ट सोल नाइट के साथ संयोजित नहीं होने दिया।
अप्रत्याशित रूप से चाचा हंस को भी उससे प्यार हो गया और वह उसे चुराना चाहते थे। कोई बात नहीं चॉकलेट, अब से तुम मेरे चाचा स्वान का पीछा करोगे और उनकी सुरक्षा करोगे। गू यू ने बिना एक क्षण की भी हिचकिचाहट के सहमति दे दी। इस समय गू यू मन ही मन खुश था और उसके विचार तेजी से दौड़ रहे थे। स्वान ने चॉकलेट स्वीकार करने की पेशकश की, तो क्या इसका मतलब यह है कि वह डार्क स्काई कबीले में शामिल होने के लिए तैयार है? हम इस मामले में जल्दबाजी नहीं कर सकते। स्वान बहुत ही जिद्दी है और हमें उसे धीरे धीरे मनाना होगा। यदि आप चॉकलेट सहन नहीं कर सकते तो आप स्वान को भी नहीं पकड़ सकते। अब जब चॉकलेट चली गई है तो स्वान के लिए इसमें शामिल होना कितना दूर की बात है। जहां तक लाओए का प्रश्न है, इस सप्ताह नवनियुक्त नाइट स्काई जायंट वुल्फ्स में कई खूबसूरत मादा भेड़ियां भी हैं। चूंकि वे बाहरी नहीं हैं, इसलिए यह उनके लिए एक सौदा है। अंकल स्वान भी सीधे साधे व्यक्ति थे। चॉकलेट स्वीकार करने के बाद उन्होंने तुरंत गू यू को निर्देश दिए। डार्क स्काई सिटी में लौटने के बाद गू यू को पहले से ही स्पष्ट रूप से पता था कि नस्लीय क्षेत्र को कैसे खोला जाए। शहर बनाने के लिए जगह ढूंढने का काम फिलहाल टाल दिया गया था। उनकी पहली प्राथमिकता सभ्यता की आग को उच्च रजत स्तर तक उन्नत करना था। वह पहले कभी भी एक अच्छी लड़ाई के लिए इतना उत्सुक नहीं था जितना कि अब था। शाम के समय यंगई ने सूचना भेजी कि एक ऑक सेना डार्क स्काई सिटी के पास दिखाई दी है। इस सेना में सैकड़ों लोग थे और टीम का नेतृत्व करने वाला ऑक जनरल एक छड़ी पकड़े हुए था और वास्तव में एक ऑक जादूगर था। इस खबर ने गू यू को आश्चर्यचकित कर दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि रेड की सेना समय से पहले आ गई हो? लेकिन लोगों की संख्या बहुत कम हो गई है। मोहरा। गू यू ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की और तुरंत मेई निंगुआ के साथ बीस्ट सोल नाइट्स की एक टीम ली और ऑक शिविर में पहुंचे। मेई निंगुआ की भेस की विधि अपरिहार्य है और उसका पालन किया जाना चाहिए। जैसे ही वह ऑक शिविर में दाखिल हुआ, कापकिलो और ब्रॉक्स उससे मिलने आए। मैंने अभी रेड से पूछा, उसकी सेना अभी भी रास्ते में है और कल तक नहीं पहुंचेगी, काबुकिलो ने निश्चयपूर्वक कहा। वह भी इस ऑक सेना के अचानक प्रकट होने से उलझन में था। गू यू ने चुपके से राहत की सांस ली। यदि यह ऑक सेना रेड की अग्रिम पंक्ति होती तो यह और भी अधिक परेशानी वाली होती। एक बार जब वे इस बल को खत्म कर देंगे तो रेड को पहले ही पता चल जाएगा और छिपकर हमला करना असंभव हो जाएगा। लेकिन अगर वे उसे नहीं मारते तो उनके लिए रेड पर अनजाने में घात लगाना मुश्किल हो जाएगा। यदि गुप्त साजिश विफल हो जाती है और हम उन पर अंदर और बाहर दोनों तरफ से हमला करते हैं तो इसका उल्टा असर होगा। चूंकि वे रेड के आदमी नहीं हैं, इसलिए हमें पहले उन्हें शिविर में बुलाना चाहिए और उन्हें अचानक मार देना चाहिए। गू यू ने तुरंत निर्णय लिया। कैबेजिलो को शिविर में व्यवस्था करने की अनुमति देते हुए उसने डार्क स्काई सिटी से सैनिकों को भी भेजा जो इस पूरी सेना का सफाया करने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन अप्रत्याशित रूप से ऑक सैनिकों की यह अचानक उपस्थिति काबुकिलो से मिलने नहीं आई। इसके बजाय उन्होंने उनसे एक निश्चित दूरी बनाए रखी और डार्क स्काई सिटी के दूसरे कोने में अपना शिविर स्थापित कर लिया। गू यू एक और कभी अभी आपसे मिलने आया था और उसने कहा कि वह आपसे व्यक्तिगत रूप से कुछ कहना चाहता है। गू यू सोच रहा था कि तभी उसे लियू किंग का संदेश मिला। मुझे ढूंढ रहे हो? गू यू थोड़ा उलझन में था। क्या यह हो सकता है कि यह ऑक सेना बल से पहले शिष्टाचार का प्रयोग करना चाहती है? लेकिन उस स्थिति में ये काम रेड को ही करना चाहिए। उनसे पूछो कि वे कौन हैं। ओर्क ने मुझे बताने से इनकार कर दिया और आपके आने का इंतजार करने पर जोर दिया। लियू किंग भी बहुत जिज्ञासु थी, अन्यथा उसके गुस्से के कारण वह बहुत पहले ही अपना आपा खो चुकी होती। इसी समय ब्रुक्स तेजी से आया। चीफ, मैं अभी उस ऑक सेना की जांच करने गया था। मैं उनके झंडे पर लगे प्रतीक को पहचानता हूं। प्रत्येक ऑक कबीले का अपना कबीला प्रतीक होता है। उदाहरण के लिए ब्लैकरॉक कबीले का प्रतीक चिन्ह ब्लैकरॉक पर्वत है जिसके नीचे 3 ज्वालाएं हैं। ओह, ये ऑक सेना किस कबीले से आती है? गू यू ने पूछा। इस आकार की सेना जिसमें एक जादूगर भी शामिल है निश्चित रूप से बिखरे हुए सैनिकों का समूह नहीं है। मैंने एक सफेद भेड़िए का सिर देखा। ये फ्रॉस्टवुल्फ कबीले का प्रतीक है। ब्रॉक्स ने गहरी आवाज में कहा कि फ्रॉस्टवुल्फ कबीला भी ऑक्स के बीच एक बहुत प्रसिद्ध जनजाति है। गू यू एक पल में उठ खड़ा हुआ, उसकी आंखों में आनंद झलक रहा था। फ्रॉस्टवुल्फ कबीला, डुरोटन। वह तुरंत समझ गया कि यह ऑर्क सेना कहां से आई है। डुरोटन की हत्या शैडोमून कबीले द्वारा की गई थी, इसलिए वह ब्लैकरॉक कबीले से बहुत सावधान था जो उसी समूह का हिस्सा थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे इस ऑक शिविर में नहीं आना चाहते। कुछ समय बाद गू यू की मुलाकात कैबुकिलो और ब्रुक्स के साथ उसके ऑक मित्रों से हुई। कुछ दिनों तक उसे न देखने के बाद डुरोटन ने अपनी भयावह शक्ल पूरी तरह खो दी थी और पूरी तरह ऊर्जा और उत्साह से भर गया था। गू यू को सबसे अधिक आश्चर्य इस बात से हुआ कि डुरोटन की ताकत सोने के 4थे स्तर तक पहुंच गई थी। यहां तक कि ड्राका भी गोल्ड के पहले स्तर तक पहुंच गया है। ये जोड़ा सिर्फ धोखा दे रहा है। गू यू, मेरे भाई, मैंने सुना है कि ब्लैक फैन कबीला आप पर हमला करने आ रहा है,
इसलिए मैं आपका समर्थन करने के लिए यहाँ आया हूँ। दुरोटान ने हंसते हुए गु यू को जोर से गले लगा लिया। उसके साथ ड्रेका के अलावा एक सौम्य मुस्कान वाला विशालकाय और जादूगर भी था। ये ड्रेक थार है, मेरा सबसे भरोसेमंद साथी और फ्रॉस्टवुल्फ कबीले का जादूगर। डुरोटन ने गु यू को बताया कि ड्रेक थार भी एक शक्तिशाली स्वर्ण स्तर 2 योद्धा था। इस बार डुरोटन पूरी ईमानदारी के साथ समर्थन देने आया, अपने साथ फ्रॉस्टवुल्फ कबीले की कुलीन सेना भी लेकर आया। गु यू ने भी मुस्कुराते हुए ब्रूक्स का उनसे परिचय कराया। ब्रॉक्स को देखकर डुरोटन हैरान रह गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एक दूसरे को न देखने के कुछ दिनों के बाद गु यू ने वास्तव में एक स्वर्ण स्तर के ऑर्क नायक को राजी कर लिया। उन्होंने बहुत सारे ऑर्क्स की भर्ती भी की और एक घेराबंदी बल होने का नाटक किया। यह अविश्वसनीय है, खासकर इसलिए क्योंकि गु यू स्वयं केवल रजत स्तर पर है। गु यू ने इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया। उनका मानना था कि एक निश्चित स्तर का रहस्य बनाए रखना ही सहयोगियों के लिए लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रहने का एकमात्र तरीका है। ब्रॉक्स की तुलना में डुरोटन ने कैबुकिलो को देखा और काफी देर तक चुप रहा। उन्होंने उसे पिछली बार डुरोटन को बचाते समय भी देखा था। डुरोटान इस मूर्ख दिखने वाले नीले मोटे आदमी से प्रभावित था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि कैबेजिलो को विनाश का हथौड़ा विरासत में मिलेगा। ओरग्रिम और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसकी आत्मा उसके पूर्वजों के पास लौट गई होगी। डुरोटान क्रोधित नहीं हुआ, बल्कि उसने गहरा दुख प्रकट किया। मुझे खेद है, लेकिन ओरग्रिम बहुत बहादुर है। हम खुद को रोक नहीं सकते। गु यू को उम्मीद नहीं थी कि डुरोटन और ओरग्रिम के बीच दोस्ती थी, इसलिए उसने जल्दी से इसे सावधानीपूर्वक समझाया। यह आपकी गलती नहीं है। युद्ध के मैदान में अपनी पूरी ताकत से लड़ना दुश्मन के प्रति सबसे बड़ा सम्मान है। आप गलत नहीं हैं। डुरोटन ने अपना हाथ हिलाकर संकेत दिया कि गु यू को दोषी महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। ऑर्क्स मौत को हल्के में लेते हैं। ओरग्रिम युद्ध के मैदान में शानदार तरीके से मरा, जो एक ईर्ष्यापूर्ण बात है। ये वॉरहेमर ब्लैकरॉक कबीले का विरासत में मिला हथियार है। अगर ब्लैकहैंड को पता चल जाए कि यह आपके हाथों में है, तो वह इसे किसी भी कीमत पर वापस लेने आएगा। डुरोटन ने कुछ चिंता के साथ याद दिलाया। इसके बिना भी हमें देर सवेर ब्लैकरॉक कबीले के साथ जीवन मरण की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। गु यू को बहुत ज्यादा कर्ज होने की चिंता नहीं है। ब्लैक हैंड के सबसे छोटे बेटे मैम की मौत उसके हाथों हो चुकी है, और उसका सबसे बड़ा बेटा रेड भी जल्द ही मर जाएगा। उसके और ब्लैक हैंड के बीच गहरा खूनी झगड़ा है। गु यू ने डुरोटन और अन्य लोगों से ओरग्रिम के साथ लड़ाई और डार्क स्काई सिटी की योजना के बारे में संक्षेप में बात की। वह जानता था कि डुरोटन और ब्लैकरॉक कबीले के बीच संघर्ष सुलझाया नहीं जा सकता, इसलिए उसे किसी बात की चिंता नहीं थी। आने के लिए धन्यवाद। मैं इस बात को लेकर चिंतित हूं कि कल रेड को कैसे हराया जाए। गु यू ने उसे ईमानदारी से धन्यवाद दिया। डुरोटन के शामिल होने से कल रेड से निपटने में कोई सस्पेंस नहीं होगा। मैं अपने बहुत से साथी ऑक्स को मरते हुए नहीं देखना चाहता। मैं कल रेड को चुनौती दूंगा। युद्ध योजना पर चर्चा करते समय डुरोटन ने एक पर एक द्वंद्वयुद्ध का प्रस्ताव रखने की पहल की। गु यू को यह बात कुछ हद तक नापसंद थी। युद्ध का मतलब है हर संभव तरीका अपनाना। जब आप समूह में लड़ सकते हैं तो आमने सामने क्यों लड़ें? यद्यपि डुरोटन मध्य स्वर्ण स्तर में प्रवेश कर चुका है और उसे निश्चित रूप से रैंड को हराना चाहिए, फिर भी गु यू उसके जोखिम लेने से सहमत नहीं है। लेकिन उनके अलावा सभी लोग डुरोटन के दृष्टिकोण से सहमत थे। ये ठीक रहेगा यदि ऑर्क्स हमेशा युद्धप्रिय होते, लेकिन कैबुकिलो भी उत्साहित दिख रहा था। क्या हो रहा था? ऑर्क्स की पैतृक आत्माओं के साथ विलय के बाद ये बेवकूफ और अधिक हिंसक हो गया है। चीफ, ये ऑर्क परंपरा है। मार्क गोरा अनुष्ठान सबसे गौरवशाली द्वंद्वयुद्ध। ब्रुक्स को पता था कि गु यू को समझ नहीं आया है, इसलिए उसने उसे समझाया। गु यू, तुम्हें कोई बोझ महसूस करने की जरूरत नहीं है। डुरोटन ने मार्क गोरा को चुना, जिसका मतलब है कि उसने महिमा को चुना। जीवन या मृत्यु की परवाह किए बिना ये सबसे उचित द्वंद्व है और इसकी उसे सबसे अधिक आवश्यकता है। ड्राका ने शांतिपूर्वक समझाया, और ऐसा प्रतीत हुआ कि वह लाउडू की मृत्यु और गर्भवती महिला के रूप में उसके जीवन के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं थी। मेरे प्रिय ड्राका, यदि मैं युद्ध में मर जाऊं तो कृपया मेरे बच्चे को बताना कि उसका पिता कितना गौरवशाली है। डुरोटन ने बिना किसी हिचकिचाहट के जोर से और गर्व से चिल्लाया, जैसे कि वह एक चैंपियनशिप भाषण दे रहा हो। चिंता मत करो डुरोटन, यदि तुम युद्ध में मारे गए तो मैं तुम्हारी पत्नी और बच्चों की अच्छी देखभाल करूंगा। ड्रेक थार ने धीरे से कहा। गु यू जितना ज्यादा सुनता, उसे उतना ही ज्यादा बुरा लगता। उसे ऐसा लगता जैसे उसने ये लाइन्स पहले भी उस फिल्म के विलेन से सुनी है। अल्पमत को बहुमत का पालन करना होगा। यद्यपि गु यू बहुत अनिच्छुक था, फिर भी वह डुरोटान की योजना से सहमत हो गया। हालांकि डार्क स्काई सिटी में वापस लौटने के बाद उन्होंने तुरंत सामरिक तैनाती करने के लिए कैबेजिलो को बुलाया। वह एक ऑर्क नहीं है, इसलिए वह मार्क गोरा की परवाह नहीं करता है। ये सबसे अच्छा होगा यदि डुरोटन रैंड को हरा सके।
यदि वह हार जाता है तो वह निश्चित रूप से बचाव के लिए आएगा। यदि ऐसा किया भी जाए तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ब्रुक्स जिद्दी है और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। चाहे काबुकिलो कितना भी अनिच्छुक क्यों न हो, उसे कुलपति के अत्याचार के तहत आज्ञाकारी रूप से आदेशों का पालन करना पड़ा। जीवन और मृत्यु के क्षण में केवल उसका ऑफ परिवर्तन ही स्थिति को बचाने की क्षमता रखता है। बेशक यह सबसे खराब स्थिति है। इसके अलावा गु यू दुश्मनों पर पूरी तरह से कब्जा करने की योजना बनाने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा था। योजना के अनुसार काबकिलो के डार्क स्काई ओक्स रेड की सेना में घुसपैठ करेंगे और उसी समूह में होने का दिखावा करेंगे। डुरोटन द्वारा रैंड के साथ द्वंद्वयुद्ध करने और उसे मार डालने के बाद कैबजिलो आगे आएगा और शांतिपूर्वक इस सेना की भर्ती करेगा। बेशक यहाँ कुछ प्रमुख बिंदु हैं। सबसे पहले, रेड को ऑक्स शिविर में कोई भी असामान्य परिवर्तन नजर नहीं आया। दूसरा, डुरोटन को रैंड को मारना होगा और बदले में उसे नहीं मारा जाना चाहिए। अंततः रेड की सेना में छाया परिषद के सदस्य हैं और उन्हें समय रहते मार दिया जाना चाहिए। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। उन्हें मारे बिना कैबुकिलो आसानी से सेना पर कब्जा नहीं कर पाएगा। कोई भी अफवाह फैलाने वाली रहस्यमय और शक्तिशाली छाया परिषद को हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करता। योजना को पूर्ण करने के लिए गु यू और डार्क स्काई कबीले के कई नायकों ने इसे अंतिम रूप देने से पहले लंबे समय तक चर्चा की। रात जल्दी बीत गई। जैसे जैसे कथानक आगे बढ़ता है, नायिकाएं एक के बाद एक सामने आती हैं। बहुत सारे उम्मीदवार हैं। 3 विंडरनर बहनें काय, साक, जेना, केकिंग, बाबरा, क्यूकी, जीन, लिसा, निंगुआन, सिरी, तिफा, चुनली, नाकोलू, माई शिरानुई, बेयोनेटा, लॉरा, एडा वॉन्ग, अहरी, आयरीन। आपको कौन सा पसंद है? अगली सुबह हजारों लोगों की एक ऑक्स सेना दूर क्षितिज पर दिखाई दी। कैपुचिलो स्वयं उनका स्वागत करने शिविर से बाहर गए। वह पहले से ही एक ओर्क में तब्दील हो चुका था, विनाश का हथौड़ा पकड़े हुए, मोचा की पीठ पर बैठा हुआ, राजसी दिख रहा था। पकड़े जाने से बचने के लिए मेई निंगहुआ ने पहले से ही उसके लिए भेस तकनीक का इस्तेमाल किया। दिखने में काबुकिलो बिल्कुल ओरग्रिम जैसा ही है। भले ही गु यू जानता था कि वह नकली है, फिर भी वह उसमें कोई खामी नहीं ढूंढ सका। रैंड एक बहुत ही क्रूर दिखने वाला ऑक है। वह ब्लैकरॉक सरदार ब्लैकहैंड का सबसे बड़ा बेटा है और अब ब्लैकफैन कबीले का सरदार है। जब उसने देखा कि ओरग्रिम उसका स्वागत करने आ रहा है, तब भी वह घमंडी लग रहा था। वह भेड़िए पर बैठ गया और नीचे उतरने का कोई इरादा न रखते हुए थोड़ा सिर हिलाया। ओरग्रिम, आपकी कमजोरी निराशाजनक है। एक छोटा सा महल भी आपको रोक सकता है। मुझे नहीं लगता कि तुम डूमहैमर चलाने के योग्य हो। यह मेरा है। रेड ने तिरस्कारपूर्वक कहा कि उसने कभी भी ओरग्रिम को पसंद नहीं किया था, ठीक उसी तरह जैसे ओरग्रिम उसे पसंद नहीं करता था। रेड, मुझे आशा है कि तुम्हारा प्रदर्शन भी तुम्हारे शब्दों की तरह ही तीखा होगा। मानव जाति को हराना इतना आसान नहीं है, जैसा कि आपके भाई मैम ने अपने जीवन से साबित कर दिया है। कैपुचिलो ने पहले से ही अपनी पंक्तियां तैयार कर ली थीं और बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने जवाब दिया। हो, मेरे गरीब भाई की मौत व्यर्थ नहीं जाएगी। यह मानव महल मेरी तलवार से नष्ट हो जाएगा और हर जीवन पीड़ा में मर जाएगा। जैसी कि उम्मीद थी, रेड कैबुकिलो से क्रोधित हो गया और अपनी आंखों में लाल रोशनी लेकर दहाड़ा। हाँ नहीं, मैं तुम्हारा बेवकूफ व्यवहार बंद कर दूंगा, क्योंकि आपके पिता चीफ ब्लैकहैंड ने आदेश दिया है कि कैदियों को युद्ध के बाद रखा जाए और उनके पास उनका अन्य उपयोग है। कैबुकिलो ने निडरता से उपहास किया। तो फिर युद्ध तब तक जारी रहना चाहिए जब तक कि सभी का वध न हो जाए। रेड अपनी रक्तपिपासा को बड़ी मुश्किल से दबा पा रहा था और उसका हृदय क्रूरता से भर गया था। लेकिन जब वह भागने के अलावा कुछ नहीं कर सका, तो उसके पास एक छड़ी पकड़े खड़े एक ओर्क ने उसे वापस खींच लिया। ऑक की आभा रेड की तुलना में थोड़ी कमजोर थी, लेकिन रेड उससे डर गया और चमत्कारिक रूप से शांत हो गया। तारोगोर, मैं अपने पिता के आदेश का पालन करूंगा, उन कैदियों को जीवित पकड़ूंगा और उन्हें छाया परिषद को सौंप दूंगा। रेड ने ओर्क को सिर हिलाकर गहरी आवाज में कहा। गु यू ओर्क्स की अंधेरी भीड़ में घुल मिल गया और चुपचाप रेड और उसके ओर्क जनरलों के समूह को देखता रहा। उन्हें इस बात से खुशी हुई कि रेड की ताकत भी सोने के चौथे स्तर पर थी। यद्यपि यह बल शक्तिशाली है, फिर भी डुरोटान को जीत का भरोसा होना चाहिए। हालांकि ये तालोगोर बहुत ही भयावह और चालाक दिखता है और इसकी आभा रहस्यमय है, जिससे लोगों के लिए उसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा तारोगोर के बगल में एक भूरे रंग की पोशाक पहने हुए आदमी था जो पूरी तरह से एक लबादे से ढका हुआ था। वह औसत ऑक की तुलना में पतला लग रहा था और यहाँ तक कि उसकी आभा भी ध्यान देने योग्य नहीं थी। लेकिन गु यू को भूरे वस्त्र पहने उस आदमी में एक परिचित आभा महसूस हुई, एक शक्ति जो अंधकार से संबंधित थी। इस पर उसने भूरे वस्त्र वाले आदमी की ओर 2 बार और देखा। इस हल्की हरकत ने भूरे वस्त्र वाले आदमी की सतर्कता जगा दी। उसने गु यू की ओर ऐसे देखा जैसे उसे कुछ आभास हो गया हो और उसकी टोपी के काले किनारे के नीचे से 2 तीखी निगाहें निकली। गु यू ने तुरंत अपनी नजर हटा ली और अन्य ऑक्स की तरह उत्साहित और भावुक होने का नाटक किया।
भूरे रंग के लिबादे में लिपटे व्यक्ति ने भीड़ की ओर देखा, उसे कुछ भी असामान्य नजर नहीं आया और उसने अपनी नजरें हटा ली। लेकिन गू यू जानता था कि यह व्यक्ति संदिग्ध हो गया है और अगर उसने फिर से जासूसी करने की कोशिश की तो उसे पकड़ लिया जाएगा। इस समय डुरोटन फ्रॉस्टवुल्फ कबीले के ओर्क्स के एक समूह के साथ आया। उनके आगमन ने सफलतापूर्वक सभी का ध्यान आकर्षित किया। रीड, यह मानव शहर मेरे फ्रॉस्टवुल्फ कबीले द्वारा पसंद किया गया है और तुम देर से आए हो। अब वापस जाओ और अपने पिता से कहो कि यह हमारे फ्रॉस्टवुल्फ कबीले का नया क्षेत्र बन जाएगा। डुरोटन की ऊंची आवाज गड़गड़ाहट की तरह थी और उसके पीछे खड़े ओर्क्स भी उसी समय जोर से दहाड़ने लगे। डुरोटन, क्या तुम फ्रॉस्टवॉल्व्स अंधे हो? क्या आप नहीं देखते कि ओर्ग्रिम की सेना लंबे समय से यहाँ तैनात है? यहाँ के मनुष्यों ने मेरे भाई मैम को मार डाला, वे मेरे शिकार हैं। रैंड ने पहले ही फ्रॉस्टवुल्फ कबीले का झंडा देख लिया था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि डुरोटन इस समय हस्तक्षेप करेगा और क्षेत्र पर कब्जा करने आएगा। उसने आश्चर्य से दुरोतान की ओर देखा, फिर ओर्ग्रिम की ओर। उसका हृदय क्रोध से भर गया। क्या ऐसा हो सकता है कि ओर्ग्रिम को यह चिंता थी कि मैं उसकी उपलब्धियां छीन लूंगा, इसलिए उसने अपने अच्छे मित्र डुरोटन को बुलाकर मुझे मजबूर किया। मेरे आदमियों ने आपके आने से पहले ही इस जगह की खोज कर ली थी, लेकिन कुछ कारणों से मुझे देर हो गई। इसलिए मैंने तुम्हें समय दिया, लेकिन तुमने महल नहीं लिया और अब हमारी बारी है। डुरोटन ने रैंड के गुस्से को नजरअंदाज करते हुए धीरे से कहा, नहीं, यह नियमों के विरुद्ध है। जब तक हमारी सेना पीछे नहीं हट जाती, आप कुछ नहीं कर सकते। रैंड और डुरोटन एक दूसरे का सामना कर रहे थे, उनमें से कोई भी गति में कमजोर नहीं था। चूंकि आपने नियमों का उल्लेख किया है, तो हम ऑक्स के नियमों का पालन करेंगे और ये देखने के लिए मार्क गोरा का आयोजन करेंगे कि कौन गौरव प्राप्त कर सकता है। डुरोटन ने चुनौतीपूर्वक पूछा। उसके शब्दों से आसपास के सभी लोग चुप हो गए, यहां तक कि क्रोधित रेड भी कुछ देर के लिए चुप हो गया। यद्यपि रैंड लापरवाह और आक्रामक था, लेकिन उसने कभी भी डुरोटन के साथ जीवन मृत्यु का द्वंद्व करने के बारे में नहीं सोचा था। डुरोटन के अचानक अनुरोध से उन्हें सहज ही यह महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। क्यों? क्या तुम चुनौती स्वीकार करने और सम्मान के बिना कायर बनने से डरते हो? चीफ ब्लैक फैंग। डुरोटन ने रैंड को सोचने का भी समय नहीं दिया और उसे जोर से दबाया। उसकी चुनौती स्वीकार मत करो, रेड। तालोगोर ने धीमी आवाज में मना किया। आप कौन हैं? दो कबीले प्रमुखों के बीच द्वंद्व को रोकने के लिए आपके पास क्या योग्यता है? डुरोटान के रोंगटे क्रोध से खड़े हो गए और वह टेरोनेगोर पर दहाड़ने लगा। वह हत्या की मंशा से भरा हुआ था और उसने तारोगोर से आंखें मिला ली थीं, और यदि उनमें कोई मतभेद होता तो वह तलवार खींचने के लिए तैयार था। वैभव, 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 अल्पविराम। ओर्क्स की दहाड़ एक के बाद एक बढ़ती गई और तुरंत ध्वनि की लहर बन गई। जनता की सतर्क निगाहों के सामने रेड के पास कोई रास्ता नहीं था। मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं, फ्रॉस्टवुल्फ कबीले के सरदार डुरोटन। आज आप मेरी तलवार से मारे जाएंगे। रेड अब अपने दिल में लड़ने की इच्छा को दबा नहीं सका और ऊंची आवाज में घोषणा की। तारोगोर ने रेड से अपना हाथ हटा लिया और मन ही मनाह भरी। ये देखकर कि यह मार्क गोरा अनुष्ठान अजेय था, उसने चुपके से भूरे रंग के आदमी को आंख मारी। जल्द ही ऑक्स ने एक बड़ा क्षेत्र खाली कर दिया और अंदर केवल डुरोटन और रैंड ही रह गए। बाहर उन्हें 2000 से अधिक ओर्क्स ने घेर रखा था, जिनके पास अनगिनत विशाल सिर, भाले और कुल्हाड़ियां कतारों में खड़ी थीं। उन्होंने आज्ञाकारी ढंग से अपना मुंह बंद रखा, लेकिन उनकी कट्टर निगाहों और भारी सांसों ने माहौल को और भी गर्म बना दिया। यहां तक कि गू यू भी ऑक्स के हार्मोनों से उत्तेजित हो गया था, जिससे उसके अंदर लड़ने का जुनून जाग उठा। रेड ने लंबे चाकू को कसकर पकड़ लिया, उसके शरीर की हर कोशिका उत्तेजित हो गई, उसकी आंखें तेजी से लाल हो गईं, और हर सांस के साथ उसकी मांसपेशियां फूलने लगीं। डुरोटन ने अपनी कुल्हाड़ी हल्के से हिलाई, उसकी आंखें चाकू की तरह सख्त थीं, वह रैंड की खामी ढूंढ रहा था। अंततः रेड अपने दिल का सारा गुस्सा, हताशा और इच्छा बाहर निकालते हुए सबसे पहले आगे बढ़ा। डुरोटान भी आगे बढ़ा और उसने वह कुल्हाड़ी घुमाई जिसे वह काफी समय से तैयार कर रहा था। दो स्वर्ण स्तर की ताकतवर कंपनियों के बीच लड़ाई तुरंत शुरू हो गई। चारों ओर लड़ाई देख रहे ऑक्स की भावनाएं भी प्रज्वलित हो गईं। वे सभी उत्साह से चिल्लाने लगे तथा जिस पक्ष का समर्थन कर रहे थे उसके पक्ष में जयकारे लगाने लगे। गू यू ने थोड़ी देर तक देखा और पाया कि डुरोटन और रेड की ताकत झोंक बो के बीच थी। सतह पर रैंड डुरोटन पर आक्रमण कर रहा था, प्रत्येक प्रहार पिछले प्रहार से अधिक शक्तिशाली था तथा उसकी गति अत्यधिक थी। लेकिन डुरोटन अधिक शांत और स्थिर थे और उनका बचाव दोषरहित था। रैंड की सहनशक्ति बहुत जल्दी खत्म हो गई। अगर वह डुरोटन को मारने के लिए विस्फोट का फायदा नहीं उठा पाता तो वह निश्चित रूप से हार जाता। गू यू को डुरोटान पर बहुत भरोसा है और उनका मानना है कि बूढ़ा डुरोटान महत्वपूर्ण क्षण में असफल नहीं होगा। उसने राहत महसूस की और अपनी नजर तारोगोर और भूरे रंग के लबादे वाले आदमी की ओर घुमाई। ये देखकर गू यू ने तुरंत थोड़ा सा मुंह सिकोड़ लिया। तारोगोर के आसपास कोई नहीं था और भूरे वस्त्र पहने उस आदमी का भी कोई पता नहीं था।
गु यू ने तुरंत और गुप्त रूप से आदेश जारी किया, जिसमें सभी को सतर्क रहने और घात लगाकर हमला न करने को कहा गया। वह बहुत पहले ही भूरे वस्त्र पहने उस आदमी की पहचान का अनुमान लगा चुका था और अब वह लगभग ये निष्कर्ष निकाल चुका था कि यह आदमी संभवतः एक हत्यारा था। एक स्वर्ण स्तर का हत्यारा जो छिपने और हत्या करने में कुशल है, निश्चित रूप से एक परमाणु स्तर का अस्तित्व है। यदि यह भूरे वस्त्र वाला आदमी डार्क स्काई सिटी में घुस जाए तो कौन जाने किस प्रकार की भयानक हत्या हो जाएगी। यहां तक कि गु यू को भी यकीन नहीं था कि वह गोल्डन हत्यारे के हमले से बच पाएगा। ऐसी आपदा कभी नहीं आनी चाहिए। वह इसके भयानक परिणामों की कल्पना भी नहीं कर सकता था। गु यू ने खुद को शांत किया और अपने मन में स्थिति का त्वरित विश्लेषण किया। ग्रे रॉब वाले आदमी को डार्क स्काई सिटी में नहीं घुसना चाहिए। अब ड्यूरोटन और रैंड के बीच द्वंद्व सबसे महत्वपूर्ण है। यदि वह भूरे रंग का आदमी होता तो क्या करता। रेड को मरना नहीं चाहिए, इसलिए यदि वह देखता है कि रेड हारने वाला है तो वह क्या करेगा। डुरोटन, हाँ, उसकी हत्या का लक्ष्य डुरोटन ही होना चाहिए। जब तक डुरोटन मारा जाता रहेगा, फ्रॉस्टवुल्फ कबीला नेतृत्व विहीन रहेगा और रैंड को रोकना असंभव होगा। क्या माफ गोरा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मरने से बेहतर है कि एक दुखी जीवन जिया जाए। गु यू ने तुरंत शांत होकर घटनास्थल की सावधानीपूर्वक जांच की। उसका शरीर थोड़ा सा कांप उठा, फिर एक क्षण में सामान्य हो गया। इस समय डुरोटन और रेड के बीच द्वंद्व धीरे धीरे स्पष्ट हो गया। रैंड का हमला डुरोटन को कोई भी प्रभावी क्षति पहुंचाए बिना ही समाप्त हो गया। जब उसकी काफी ऊर्जा खर्च हो गई तो उसकी गतिविधियां थोड़ी धीमी हो गईं। डुरोटान ने इसे तुरंत भांप लिया और तुरंत ही उस पर जवाबी हमला करने का अवसर प्राप्त कर लिया। पहिए वाली कुल्हाड़ी ने तलवार पर बार बार प्रहार किया, जिससे रेड को कड़ी टक्कर देनी पड़ी तथा उसकी ताकत और कम हो गई। अंततः डुरोटन ने एक ही झटके में रैंड की तलवार को दूर फेंक दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। ऑक्स आश्चर्य से चिल्ला उठे और फिर उन्होंने देखा कि डुरोटन भयभीत रैंड को अपनी कुल्हाड़ी से काट रहा है। नहीं, टेरोनागोर ने अपना हाथ उठाया और हरे रंग की ऊर्जा की एक लहर डुरोटन की ओर बढ़ी। हालांकि हवा में एक पीली रोशनी की ढाल प्रकट हुई और उसने ऊर्जा तरंग को अवरुद्ध कर दिया। ये ड्रेक थार ही था जिसने समय रहते तारोन गोर के हमले को रोक दिया। बेवकूफ, तुमने पवित्र मार्क गोरा में हस्तक्षेप करने और द्वंद्वयुद्ध करने वाले योद्धाओं को शर्मिंदा करने का साहस किया। यह अक्षम्य है, ड्रेक थार ने दहाड़ते हुए कहा। वह अच्छी तरह से तैयार था और तारोन गोर के खिलाफ चौकन्ना था। ड्रेक थार ने टैरोन गोर पर कोई दया नहीं दिखाई, जिसने परंपरा का अनादर किया था, और तुरंत हमला बोल दिया। जैसे ही उनमें लड़ाई शुरू हुई, डुरोटन भी रेड की ओर दौड़ा और कुल्हाड़ी से उसे काट डाला। अचानक बिना किसी चेतावनी के एक काली छाया डुरोटन के पीछे आ पहुंची और उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया। कपकिलों ने दहाड़ते हुए शैडो एस्केप को सक्रिय किया, साथ ही उबलते हुए जानवर के खून को सक्रिय किया और हथौड़े से काली छाया को तोड़ दिया। हालांकि छाया बहुत अचानक और बहुत तेजी से प्रकट हुई और कैबेजिलो का बचाव थोड़ा धीमा था। डुरोटन को पीछे से आ रहे घातक प्रहार का आभास हो गया, लेकिन बचने के लिए बहुत देर हो चुकी थी और वह बचने को तैयार नहीं था। उसने अपनी पीठ की रक्षा के लिए अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग किया, जबकि कुल्हाड़ी आगे बढ़ती रही और रेड के सिर की ओर वार करती रही। वह काली छाया भूरे रंग की पोशाक पहने हुए आदमी की थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि डुरोटन इतना निर्णायक होगा। ये देखकर कि वह रेड को नहीं बचा सकता, उसकी आंखों में एक भयंकर भाव चमक उठा और उसने अपनी पूरी ताकत से खंजर घुमाया और एक ही झटके में डुरोटन को मार डालने की कोशिश की। काटना। उस महत्वपूर्ण क्षण में एक और काली छाया सामने आई, जिसने भूरे वस्त्रधारी व्यक्ति के हाथ में खंजर लिए छोटे चाकू को रोक दिया। लेकिन दोनों की ताकत में बहुत बड़ा अंतर था। काली छाया का खंजर आसानी से दूर जा गिरा और फिर खंजर ने काली छाया को छेद दिया। काली छाया बिना किसी भनभनाहट के गायब हो गई। यद्यपि वह क्षण भर के लिए ही छाया से अवरुद्ध हुआ था, परंतु ये पर्याप्त था। कैबेजिलो का विनाशक हथौड़ा तेज रोशनी के साथ फटा और भूरे वस्त्रधारी व्यक्ति के सिर पर जा गिरा। भूरे वस्त्रधारी व्यक्ति अब डुरोटन को नहीं मार सकता था और कैबुकिलो के हथौड़े से उसे पीछे हटना पड़ा। उसी समय डुरोटन की कुल्हाड़ी गिर गई और रैंड का सिर उड़ गया। ब्लैकरॉक कबीले के लोगों, जाओ और फ्रॉस्टवुल्फ कबीले के सभी लोगों को मार डालो और अपने नेता का बदला लो। ओरग्रिम, डुरोटन ने रैंड को मार डाला, तुम्हें अब उसे मार देना चाहिए। तालोगोर चिल्लाया। नहीं, डुरोटन ने परंपरा के अनुसार मार्क गोरा में रैंड को मार डाला और मैं रैंड का बदला नहीं ले सकता। तुम ही हो जिन्होंने महिमा द्वंद्व में हस्तक्षेप किया, तुम सब मरने के लायक हो। काबुकिलो की आवाज तेज और स्पष्ट थी तथा उसे पूरे कार्यक्रम स्थल पर सुना जा सकता था। रेड का पीछा कर रहे ऑक्स एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें किसके आदेश का पालन करना चाहिए। लेकिन कैबुकिलो ने बिल्कुल भी रुका नहीं और भूरे वस्त्रधारी व्यक्ति को चमकदार हथौड़े से कुचल दिया। गरोना, डुरोटन और ओरग्रिम को मार डालो। उसने ब्लैकरॉक कबीले और ब्लैकहैंड को धोखा दिया है। तालोगोर ने फिर चिल्लाया, लेकिन वह भूरे वस्त्र पहने आदमी से बात कर रहा था।
लेकिन जल्द ही उनके पास कहने को शब्द नहीं बचे। ब्रुक्स बिना कुछ कहे उसके पास आया और कुल्हाड़ी से उसकी पीठ पर वार कर दिया, जिससे खून और मांस बहने लगा। तारोगोर के चेहरे पर अत्यधिक भय का भाव दिखाई दिया। उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि ब्रुक्स, जो स्पष्ट रूप से उनके पक्ष में था, वास्तव में उन पर कुल्हाड़ी चलाएगा। ड्रेक, थार और ब्रॉक्स द्वारा गंभीर रूप से घायल और घेर लिए जाने के कारण टेलोनगोर अचानक संकट में पड़ गया। भूरे वस्त्र पहने महिला ने विनाश के हथौड़े को चतुराई से चकमा दे दिया, लेकिन तेज हवा से उसका हुड उड़ गया, जिससे उसके लंबे भूरे लाल बाल दिखने लगे। कैबोकिलो की दहाड़ अचानक बंद हो गई, उसकी आंखें आश्चर्य और थोड़ी सी प्रशंसा से भर गईं। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि भूरे वस्त्र पहने ये बेहद खतरनाक आदमी वास्तव में एक खूबसूरत महिला थी। खैर, कम से कम उसकी नज़र में तो ये सच है। गारोना नाम की यह महिला बहुत अलग दिखती है। उसके पास ओर्क के 2 तीखे नुकीले दांत हैं, लेकिन मांस के कठोर गांठ नहीं है, और उसके चेहरे की रेखाएं बहुत नर्म हैं। जिस क्षण कैबोकिलो ने गारोना को देखा, उसे ऐसा लगा जैसे उसका दिल धड़क गया हो। उसकी ओर्क आत्मा उबल रही थी, दहाड़ रही थी और जयकार कर रही थी। तब गारोना ने कैबोकिलो को लात मारी और उसे उड़ा दिया, जिससे कई ओर्क सैनिक नीचे गिर गए। बेवकूफ, जल्दी करो और उसे भागने मत दो। गू यू ने गुस्से में शाप दिया और गारोना की गति को सीमित करने के लिए जल्दी से धीमा जादू डाला। हालांकि गारोना एक स्वर्ण स्तर विशेषज्ञ है, गू यू भी एक मास्टर है जिसका एक पैर स्वर्ण स्तर के आधे रास्ते पर है। अपनी पृथ्वी जादू प्रतिभा के आशीर्वाद से उसका धीमापन मंत्र अब बहुत शक्तिशाली है। धीमे जादू की चपेट में आने के बाद गारोना तुरंत इससे छुटकारा पाने में असमर्थ था। हालांकि एक स्वर्ण स्तर का हत्यारा बहुत तेज होता है। भले ही वह थोड़ा धीमा हो जाए, फिर भी वह अधिकांश लोगों की तुलना में तेज होता है। कैबोकिलो मानो किसी स्वप्न से जागा, तुरंत मोर्चा पर कूद पड़ा और गारोना की ओर तीव्र गति से आक्रमण कर दिया। ये भी उन कुछ कौशलों में से एक है जो गारोना को पकड़ सकता है। गारोना ने भागने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि तारुनगोर को बचाने के लिए दौड़ पड़ा। ये हाथापाई बहुत अचानक हुई, लेकिन जब तक वे ब्लैकटूथ कबीले के सैनिकों के साथ जुड़ सकते हैं, वे अभी भी लड़ सकते हैं। लेकिन कैबोकिलो की अत्यंत तीव्र गति के कारण गारोना के लिए इससे बचना असंभव हो गया। वह दहाड़ने लगी, उसके हाथ में खंजर चमक उठा और उसने पूरी ताकत से कैबोकिलो पर वार किया। यदि यह हमला होता है तो कैबोकिलो गंभीर रूप से घायल हो जाएगा, भले ही उसकी मौत न हो। यद्यपि गारोना भी घायल हो गई थी, वह एक शक्तिशाली स्वर्ण स्तर 2 योद्धा थी, जो कैबोकिलो से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। महत्वपूर्ण क्षण पर गू यू ने फिर से कार्रवाई की। अंधा, एक क्षण में गारोना की गतिविधियां पूरी तरह रुक गईं। प्रलय के हथौड़े ने सबसे पहले गारोना पर प्रहार किया और कैबोकिलो ने चुपचाप अपनी शक्ति का 3/10वां हिस्सा वापस ले लिया। लेकिन बची हुई ताकत ने अभी भी गारोना को खून थूकने पर मजबूर कर दिया और उसकी सांस अचानक बहुत कमजोर हो गई। इससे भी अधिक घातक बात यह है कि डुरोटान आ गया है। यद्यपि डुरोटन रैंड के साथ लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो गया था, विशेष रूप से उसकी मृत्यु से पहले रैंड के जवाबी हमले में, फिर भी वह बहुत असहज महसूस कर रहा था। लेकिन पूरे क्षेत्र में सबसे मजबूत मध्यस्तरीय स्वर्ण योद्धा के रूप में डुरोटन ने फिर भी घायल गारोना को कुचल दिया। कैबोकिलो, जाओ ब्रॉक्स की मदद करो और उस जादूगर को मार डालो। गू यू ने कैबोकिलो को लात मारकर दूर कर दिया। यह नीला मोटा आदमी गर्मी में एक बैल की तरह लग रहा है। इसे जल्दी से दूर ले जाना सुरक्षित है। यद्यपि ब्रोक्स और ड्रैक्थर द्वारा तारोगोर पर हमला किया गया, लेकिन उसकी असली ताकत भी उजागर हो गई। ये पता चला कि यह उदास ऑक एक जादूगर नहीं, बल्कि एक जादूगर है। खून की उल्टी करने की हद तक पीटे जाने के बावजूद उसने एक लंबे योद्धा को बुलाया जिसके सिर पर तीखे सींग थे, जो मजबूत कवच पहने हुए था और जिसके हाथ में एक बड़ा सा ब्लेड था। ये वास्तव में प्रारंभिक स्वर्ण स्तर की ताकत वाला एक दानव रक्षक है। वह लड़ने और प्रतिरोध करने में सक्षम था और उसने एक ही बार में ब्रूक्स को रोक दिया। ड्रेक, थार का अकेले सामना करते हुए टेरोनगोर स्पष्ट रूप से अधिक निश्चिंत था। ड्रेक, थार लड़ाई में अच्छा नहीं है, वह आमतौर पर एक सहायक के रूप में काम करता है। यहां तक कि घायल तारोगोर से अकेले लड़ना भी बहुत कठिन था। तारोगोर ने जीत का फायदा उठाया और एक नरक कुत्ते को बुलाया और वह युद्ध का रुख मोड़ने वाला था। सौभाग्य से इस समय कैबोकिलो को गू यू ने लात मार दी थी। वह अपनी ओर अवस्था को अधिक समय तक कायम नहीं रख सका और उसने जोरदार हमला करते हुए आगे की ओर दौड़ लगाई, जिससे हेलहाउंड उड़ गया। फिर उसने एक चमकदार हथौड़े से सफलतापूर्वक हमला किया, जिससे राक्षस रक्षक स्तब्ध अवस्था में आ गया। ब्रॉक्स ने इस अवसर का लाभ उठाकर राक्षस रक्षक को कुल्हाड़ी से काट डाला। फिर वह ऊंची छलांग लगाकर सीधे तारोगोर पर घातक प्रहार करने लगा। ड्रेक, थार और कैबोकिलो ने भी उसी समय हमला किया। तारोनगोर ब्रॉक्स की कुल्हाड़ी से बचने में सफल रहा, लेकिन कैबोकिल के विनाशकारी हथौड़े से बचने में असफल रहा। हताशा में उसने एक बुरी ऊर्जा छोड़ी जिसने कैबोकिलो को उलझा दिया। अचानक कैबोकिलो की शक्ति समाप्त हो गई और तारोगोर की चोटें शीघ्र ही ठीक हो गईं।
कैपुचिलो पहले तो अचंभित हुआ, लेकिन फिर वह खुश हो गया। वह भी ये तरकीब जानता है। उन्होंने एक काली आभा भी छोड़ी जिसने टारोगोर को घेर लिया और भक्षण छाया सक्रिय हो गई। इस समय वह अभी भी युद्ध शक्ति के स्वर्ण स्तर पर था और भक्षण छाया की शक्ति महान थी, जो टारोगोर के मंत्र से ज्यादा कमजोर नहीं थी। इसके अलावा वह अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो जीवन को आत्मसात कर सकते हैं। मोचा ने भी अपना मुंह खोलकर तारोगोर की जांघ को काट लिया और आकाश विभाजक मुंह सक्रिय हो गया। तालोगोर के लिए ये सबसे घातक चीजें नहीं हैं। लेटे ने किसी समय उसके शरीर को छुआ था, 3 बड़े मुंह खोले थे और उस पर अपना भक्षण करने वाला जादू और मौन डाल दिया था। सामान्य परिस्थितियों में तालोगोर एक ही वार से लेटे को गंभीर रूप से घायल कर सकता था, लेकिन अब वह एक ही समय में कई लोगों की घेराबंदी से निपटने में असमर्थ है। विशेषकर चूंकि वह एक जादूगर था और ताकत में अच्छा नहीं था, वह गंभीर रूप से घायल हो गया था और कुछ समय तक इससे छुटकारा नहीं पा सका। क्या एक जादूगर जिसने अपना मंत्र खो दिया है उसे फिर भी जादूगर कहा जा सकता है? पलक झपकते ही ब्रुक्स ने तारोगोर को जमीन पर गिरा दिया। ड्रेक थार ने उसकी मानसिक शक्ति को अवरुद्ध कर दिया और कपुजिरो ने कुशलतापूर्वक उसे पकौड़े की तरह बांध दिया। डुरोटन और गरोना के बीच लड़ाई भी समाप्त हो गई। मूलतः यदि गारोना डुरोटन को हरा भी नहीं पाती तो भी उसे भागने में कोई समस्या नहीं होती, लेकिन गुयू किसी भी हालत में उसे जाने नहीं देगा। वह गारोना पर धीमापन और अंधापन के मंत्रों का प्रयोग करता रहा तथा कभी कभी जादुई बिजली का भी प्रयोग करता रहा। डुरोटन ने गारोना पर बहुत दबाव बनाया। जब 2 महारथी लड़ते हैं तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। ये उत्पीड़न गरोना के लिए घातक थे और जल्द ही उसे फिर से कड़ी मार झेलनी पड़ी। गरोना ने अब लड़ने की हिम्मत नहीं की और भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन चाहे उसने अपने शरीर को कैसे भी छुपाया हो, वह डुरोटन के पीछा से बच नहीं सकी और उसकी चोटें और अधिक गंभीर होती गईं। वह कैसे जान सकती थी कि उस पर शिकंजा कसने के लिए गुयू ने पहले ही मेई निंगुआ से वातावरण को देखने की क्षमता चालू करने और उस पर कड़ी नजर रखने के लिए कहा था। गुयू ने गरोना का पीछा करने और उसे रोकने के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई भी की। अंत में गरोना को उसकी पीठ में छुरा घोंपकर गिरा दिया गया और सफलतापूर्वक पकड़ लिया गया। रेड द्वारा लाए गए हजारों ऑक्स में से अधिकांश ने युद्ध में भाग नहीं लिया, सिवाय कुछ ऑक्स के जो रेड के प्रति वफादार थे और मृत्यु तक लड़े। ब्रुक्स आगे बढ़े और उन सभी को भर्ती कर शिविर में ले गए। अंत तक सरल चित्त लोगों के इस समूह को ये समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा था। उन्होंने हमेशा यही सोचा कि यह ऑक कबीलों के बीच की आंतरिक लड़ाई है और इसे डार्क स्काई सिटी से नहीं जोड़ा। गैस स्रोत ऊर्जा की कमी के कारण गुयू सभी ऑक्स को डार्क स्काई कबीले में बदलने में असमर्थ था। इसलिए उन्होंने सिल्वर स्तर की ताकत वाले ऑक्स को परिवर्तित करने और उन्हें डार्क स्काई ऑक्स की सेना में शामिल करने को प्राथमिकता दी। वह शेष 7 या 800 साधारण ऑर्क्स को मारने के लिए अनिच्छुक था, इसलिए उसने उन्हें अस्थायी रूप से पहरे में रखा। उसने शुरू में सोचा था कि डुरोटान कुछ ऑर्क्स की भर्ती करने के लिए तैयार होगा, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि डुरोटान मना कर देगा। डुरोटान सभी हरे चमड़े वाले ऑर्क्स से सावधान था। उनके विचार में इन प्रदूषित ऑर्क्स की आत्माएं पहले से ही विकृत थीं और उनके पास उन्हें बचाने की कोई क्षमता नहीं थी। विशेषकर डार्क स्काई ऑक्स को देखने के बाद उन्हें विश्वास हो गया कि केवल गुयू ही ऑक्स को बचा सकता है। ये ठीक इसी वजह से है कि डुरोटन गुयू के पक्ष में मजबूती से खड़ा होगा और ब्लैकरॉक कबीले के साथ युद्ध करने में संकोच नहीं करेगा। अब चूंकि रेड की पूरी सेना का सफाया हो चुका है, इसलिए फिलहाल ये खबर बाहर नहीं आएगी। इस घटना के बारे में डुरोटन ने गुयू से कहा कि वह चिंता न करे और वह इसकी जिम्मेदारी लेंगे। कैबेजिलो समय में देरी करने के लिए यह बहाना भी बना सकता था कि रेड और अन्य को डुरोटन ने पकड़ लिया है। डार्क स्काई सिटी के पास अब समय की कमी है। समय के साथ गुयू ने नस्लीय क्षेत्र को खोलने की कोशिश की। पहली बात जो गुयू को करनी है वह है सभ्यता की आग को उन्नत करना। डार्क स्काई कबीले की सभ्यता सिल्वर लेवल 6 तक पहुंच गई है। जब तक वे सिल्वर लेवल 7 तक आगे बढ़ते हैं, वे क्षेत्र स्थान खोल सकते हैं। युद्ध में रैन की मृत्यु के बाद उसका शव डुरोटन ले गया, लेकिन डुरोटान ने सभ्यता के टुकड़ों का एक टुकड़ा छीलकर गुयू को दे दिया। आजकल साधारण ऑक्स के परिवर्तन से सभ्यता की आग को बढ़ाने में मदद मिलने की संभावना नहीं है। स्वर्ण स्तर के शक्तिशाली लोगों से छीने गए सभ्यता के टुकड़े ही महान मूल्य के हैं। रेड के अलावा गुयू के पास 2 स्वर्ण स्तर के बंदी भी हैं, तारोगोर और गरोना। हालांकि गुयू के पास फिलहाल उन्हें मारने और सभ्यता के टुकड़ों को नष्ट करने की कोई योजना नहीं है। गारोना अब कैपुचिलो की हस्तमैथुन देवी है। यहां तक कि अपने प्रिय जनरल की खातिर गुयू को गरोना को वश में करना पड़ा। यद्यपि गारोना गैस स्रोत ऊर्जा से शुद्ध हो चुकी थी, फिर भी उसका आत्मसमर्पण करने का कोई इरादा नहीं था। गुयू के पास गरोना को एकांत कारावास में डालने और फिर धीरे धीरे उसे आत्मसमर्पण के लिए राजी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जहां तक तालोगोर का सवाल है, गुयू के मन में भी इस बारे में कुछ विचार थे, लेकिन अंततः उसने इस आकर्षक विचार को त्याग दिया।
डुरोटन और ड्रेक थार से उन्होंने सीखा कि ऑक वॉरलॉक भयावह और क्रूर चरित्र वाले होते हैं। उसे यकीन नहीं था कि वह टेरोनेगोर पर विजय प्राप्त कर सकेगा, लेकिन उसने जादूगर की क्षमताओं में गहरी रुचि विकसित कर ली। संक्षेप में कहें तो ये जादूगर का सम्मन कौशल ही था जिसने उसे अपनी सैन्य शक्ति का विस्तार करने का एक और तरीका देखने की अनुमति दी। इससे पहले तारोनगोर ने दो प्राणियों, नरक कुत्तों और राक्षस रक्षकों को बुलाया था। उनमें से राक्षस रक्षक अनियंत्रित हैं और उन्हें वश में करना कठिन है, लेकिन वह नरक का कुत्ता उसका पुराना परिचित था और उसने पहले भी दो कुत्तों को पालतू बनाया था। इसके अलावा यहाँ पर लाटे भी उपलब्ध है जो इसे जारी रखता है। 3 सिर वाले नरक कुत्ते के सामने यह नरक कुत्ता बिल्ली के बच्चे की तरह शांत था और इसे वश में करना कठिन नहीं था। इसके अलावा गु यू को याद था कि काबुकिलो को मूल रूप से एक जादूगर द्वारा इस दुनिया में बुलाया गया था। यदि तारोनेगोर शून्य यात्रियों और नरक कुत्तों को बुलाना जारी रख सके तो वह अमीर हो जाएगा। हालांकि ये पता चला कि गु यू बहुत ज्यादा सोच रहा था। टेरोनेगोर द्वारा बुलाए जाने वाले प्राणियों की संख्या की एक सीमा होती है। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ वह अधिकतम 6 हिलहाउंड या 9 शून्यवोकरों को बुला सकता है। क्या मुझे 6 तृतीय श्रेणी के सैनिक या 9 द्वितीय श्रेणी के सैनिक चुनने चाहिए? जवाब में कोई आश्चर्य नहीं है, बेशक ये 3 चतुर्थ श्रेणी के सैनिक हैं। यद्यपि राक्षस रक्षकों को वश में करना कठिन है, गु यू बुराई में विश्वास करने से इनकार करता है। उसके लिए 6 तृतीय स्तर के सैनिक अनावश्यक हैं, लेकिन यदि प्रारंभिक चरण के 3 स्वर्ण दानव रक्षकों को वश में कर लिया गया तो निस्संदेह ये डार्क स्काई सिटी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। यहाँ एक आधार है, जब तक स्वामी तारोनगोर जीवित है, बुलाए गए प्राणियों को रूपांतरित नहीं किया जा सकता। गु यू ने कुछ समय तक तलोगोर को प्रताड़ित किया। ये पुष्टि हो जाने के बाद कि अब और अधिक अधिशेष मूल्य नहीं निकाला जा सकता, उसे एक ही चाकू से मार दिया गया। हालांकि कुछ ऐसा हुआ जिससे गु यू असहज हो गया। तारोगोर के शरीर से गहरे हरे रंग की रोशनी का एक गोला फूट पड़ा और आकाश में ऊपर चला गया। जब प्रकाश फीका पड़ गया तो शरीर भी गायब हो गया। गु यू ने भ्रमित और अनिश्चित महसूस करते हुए जमीन पर पड़े सभ्यता के मलबे का एक छोटा सा टुकड़ा उठाया। उन्हें कोई विशेष मानसिक ऊर्जा पुरस्कार महसूस नहीं हुआ जो उच्च स्तरीय चांदी के दुश्मन को मारने जितना उदार नहीं था। क्या यह संभव है कि तालोगोर मरा नहीं है? लेकिन यदि आप नहीं मरते तो आप मानसिक ऊर्जा पुरस्कार और सभ्यता के टुकड़े कैसे प्राप्त कर सकते हैं? गु यू को अब थोड़ा अफसोस हो रहा है। अगर उसे पहले पता होता तो वह कुछ नरक के कुत्ते छोड़ देता। जब तक उसे वश में किया जा सकता है, इसका मतलब है कि उसका स्वामी तारोगोर मर चुका है। यदि उसे वश में नहीं किया जा सका तो इसका अर्थ है कि तालोगोर अभी भी जीवित है। लेकिन राक्षस रक्षक को बुलाने के लिए उसने पिछले नरक कुत्ते को मार डाला था। अब उसके पास केवल 3 राक्षस रक्षक हैं जिन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया है, और इसकी पुष्टि करने का कोई तरीका नहीं है। गु यू ने तुरंत डुरोटन और ड्रेक थार को उनसे जवाब मांगने के लिए आमंत्रित किया। सर गु यू, तालोगोर का शरीर सचमुच मर चुका है, लेकिन उसकी आत्मा पूरी तरह से मरी नहीं है। ये सुनकर ड्रेक थार ने तुरंत भौहें सिकोड़ते हुए कहा, अर्थ क्या है? गु यू ने असमंजस में पूछा। उसे लग रहा था कि उसके दिल में कुछ बुरा चल रहा है। मैंने भी कुछ अफवाहें सुनी हैं। एक प्रकार का राक्षस जादूगर होता है जो आत्मा को टुकड़ों में विभाजित कर सकता है और उन्हें कहीं और संग्रहित कर सकता है। यदि दुर्भाग्यवश उसकी मृत्यु हो जाती है तो आत्मा के टुकड़े जागृत हो जाएंगे और वो पुनः जीवित हो जाएगा। तालोगोर की मृत्यु एक बलिदान की तरह है जो आत्मा के टुकड़ों के जागरण को गति दे सकती है। ड्रेक थार ने याद करते हुए कहा, अगर वह पुनर्जीवित हो भी गया तो कितना समय लगेगा? क्या उसके पास अभी भी उसकी मृत्यु से पहले की यादें होंगी? इस बार डुरोटन ने सबसे पहले पूछा। पुनरुत्थान का समय अनिश्चित है, यह 1 दिन या 1 महीने का हो सकता है, लेकिन संभवतः उसे अपनी मृत्यु से पहले की कोई बात याद नहीं होगी। ड्रेक थार ने आगे कहा, ऐसा लगता है कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। गु यू ने एक सांस छोड़ी, डुरोटन को देखा और कड़वी मुस्कान दी। चूंकि ड्रेक थार ने ऐसा कहा है तो संभवतः तालोगोर ने भी यही तरीका अपनाया होगा। हालांकि तारोगोर के पुनर्जीवित होने के बाद उसे याद नहीं रहेगा कि क्या हुआ था, लेकिन जैसे ही वह पुनर्जीवित होगा, ब्लैक हैंड को पता चल जाएगा कि रेड के साथ कुछ हुआ है। डार्क स्काई सिटी को निश्चित रूप से विनाशकारी आपदा का सामना करना पड़ेगा। योजनाएं बदलावों के साथ तालमेल नहीं रख सकती। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी लापरवाही से स्थिति को फिर से नियंत्रित करना मुश्किल हो जाएगा। अल्पविराम। ऊर्जा हॉल में खड़े होकर गु यू ने गंभीर भाव से सभ्यता के टुकड़े निकाले। प्रकाश की 2 गेंदें, एक बड़ी और एक छोटी। बड़ा वाला रेड से अलग हो गया और छोटा वाला टेलोगोर से फट गया। सभ्यता की आग, विलीन हो जाओ। जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, उसके हाथ में मौजूद प्रकाश का गोला गायब हो गया। सभ्यता की आग का सम्मिलन समय बहुत कम था, लेकिन गु यू को लगा कि यह एक लंबा समय हो गया है। ये सम्मिलन उनके लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है।
केवल तभी जब डार्क स्काई कबीले की सभ्यता को उच्च रजत स्तर तक पदोन्नत किया जा सकेगा, वह अगली योजना के साथ आगे बढ़ सकेगा। लेकिन उच्च रजत स्तर तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। उसने पहले भी कई ऑक्स को परिवर्तित किया है, लेकिन वे सभी छठे रजत स्तर पर अटक गए थे। तालोगोर के रहस्यमय ढंग से गायब हो जाने से उसके दिल पर गहरा असर पड़ा। ब्लैकहैंड की दंडात्मक सेना किसी भी समय आ सकती है। ब्लैकहैंड एक उच्च स्तरीय स्वर्ण स्तर का योद्धा है और उसके पास स्वर्ण स्तर के साथियों का एक समूह है। भले ही वह और डोरोटन एक साथ बंधे हों, लेकिन उनका कोई मुकाबला नहीं है। अब सबसे अच्छी रणनीति भाग जाना है। यदि इस बार सभ्यता की आग को बढ़ावा नहीं दिया जा सका, तो गुयू के पास किसी दूसरे शहर में जाने और सुर्खियों से बचने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। यद्यपि ऐसा करने से उसे भारी नुकसान होगा, फिर भी वह अपने पूरे परिवार की जान को कभी खतरे में नहीं डालेगा। अल्पविराम। डिंग। सम्मेलन सफल रहा है। डार्क स्काई कबीले की सभ्यता की आग बहुत मजबूत हो गई है। सभ्यता का स्तर बढ़ा दिया गया है। सभ्यता सूचकांक जोड़ 200 है। सुखद सिस्टम प्रॉम्प्ट टोन सुनकर गुयू ने तुरंत सिस्टम पैनल की जांच की। डार्क स्काई क्लान, डार्क स्काई सिटी। जनसंख्या 2379। सभ्यता रजत स्तर 7। अल्पविराम। एक पल में गुयू का मूड नरक से स्वर्ग तक उड़ गया और वह बेहद तरोताजा महसूस करने लगा। रजत स्तर 7 सभ्यता अंततः जातीय क्षेत्र स्थान खोलने के लिए पासिंग लाइन तक पहुंच गई है। अंकल स्वान के अनुसार जब तक सभ्यता पहले स्वर्णिम चरण में प्रवेश करती है, तब तक ये स्वचालित रूप से एक सभ्यता अवरोध का निर्माण करेगी और नस्लीय क्षेत्र स्थान को जन्म देगी। यदि यह परिवर्तन स्वाभाविक रूप से पूरा हो सके तो निस्संदेह ये सबसे उत्तम परिणाम होगा। हालांकि गुयू अब और इंतजार नहीं कर सकता था। यदि वह समय से पहले जातीय क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं तो उन्हें स्वयं ही इसके लिए रास्ता खोलना होगा। यह अन्य जातियों के लिए एक कल्पना है, लेकिन ये डार्क स्पेस कबीले के लिए संभव है, जो स्वाभाविक रूप से अंतरिक्ष की शक्ति के अनुकूल है। बेशक ये काम बेहद कठिन है। यहाँ तक कि डार्क स्काई कबीले को भी सफल होने से पहले उच्च स्तरीय रजत सभ्यता स्तर तक पहुंचना होगा। स्वान की विधि का अनुसरण करते हुए गुयू रूपांतरण भट्टी के पास आया और सभ्यता की आग के साथ संवाद करने की कोशिश की। ये कदम दूसरों के लिए कठिन हो सकता है, लेकिन गुयू के लिए यह आसान है। जैसे जैसे सभ्यता का स्तर बढ़ता है, उसके और सभ्यता की आग के बीच का संबंध स्पष्ट होता जाता है और प्रेषित की जा सकने वाली जानकारी अधिक समृद्ध होती जाती है। इस समय गुयू ने रूपांतरण भट्टी को अपनी चेतना से जोड़ने के लिए सभ्यता की आग मांगी। इस अवधि के दौरान बड़ी संख्या में ऑक्स के रूपांतरण के कारण रूपांतरण भट्टी की दक्षता 100% तक पहुंच गई है। लेकिन कोई अपग्रेड प्रॉम्प्ट नहीं है। ऐसा लगता है कि कुछ छिपी हुई अपग्रेड शर्तें हैं जो पूरी नहीं हुई हैं। सभ्यता की अग्नि लगभग हमेशा गुयू के अनुरोधों का जवाब देती है और इस बार भी कोई अपवाद नहीं है। उच्च रजत स्तर पर पदोन्नत होने के बाद सभ्यता की अग्नि की शक्ति में काफी वृद्धि हुई। अज्ञात समय के बाद गुयू के बाएं हाथ की हथेली में एक भट्टी का पैटर्न दिखाई दिया। जैसे ही उसका दिमाग घूमा, भट्टी का निशान चमक उठा और उसके हाथ की हथेली पर एक छोटा सा काला बिंदु उभर आया। काला धब्बा एक झटके में गायब हो गया, लेकिन थोड़ा सा स्थानिक बल अभी भी बचा हुआ था। गुयू को यह एहसास हो गया था कि जब तक वह चाहे, वह अंतरिक्ष की शक्ति का उपयोग करके इस काले धब्बे को बड़ा कर सकता है। स्थानिक बल का स्रोत मुख्य रूप से कन्वर्टर से आता है और उसकी अपनी ताकत नगण्य है। कन्वर्टर के साथ इस संबंध के साथ भविष्य में उनकी स्थानिक शक्ति की साधना निश्चित रूप से तेजी से आगे बढ़ेगी। मेरा मानना है कि समय के साथ वह अंतरिक्ष की शक्ति पर अपनी पकड़ और बेहतर कर सकेंगे। हालांकि गुयू को कन्वर्टर के साथ कनेक्शन स्थापित करने से अधिक कुछ करने की आवश्यकता है। सिस्टम पैनल खोलकर उन्होंने पाया कि कन्वर्टर को वास्तव में अपग्रेड किया जा सकता है। कन्वर्टर को फिर से अपग्रेड करने के लिए आपको 8000 यूनिट ऊर्जा क्रिस्टल, 10 यूनिट तीसरे स्तर की लकड़ी, 10 यूनिट तीसरे स्तर के पत्थर, 10 यूनिट पारा, 10 यूनिट सल्फर, 10 यूनिट क्रिस्टल और 10 यूनिट रत्न की आवश्यकता होगी। गुयू ने जल्दी से गोदाम खोला और सामान की जांच की। मेई निंगहुआ के सौजन्य से छोटी लड़की के परिश्रमी प्रबंधन के तहत डार्क स्काई सिटी से बहुत सारे दुर्लभ संसाधन एकत्र किए गए। ऊर्जा क्रिस्टल, पारा, सल्फर क्रिस्टल और रत्नों की कोई कमी नहीं है। यहां तक कि तीसरे स्तर के पत्थर भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। पिछली बार गुयू ने भूमिगत महल को ध्वस्त कर दिया था और गलती से तीसरे स्तर के बहुत सारे पत्थर एकत्र कर लिए थे। केवल तीसरी स्तरीय लकड़ी बची थी, जो शायद ही कभी देखी गई थी। मेई निंगुआ ने केवल 7 इकाइयां एकत्र की। अब युद्ध के दौरान सभी व्यापारिक बाजार बंद हो जाते हैं। बाहरी दुनिया के माध्यम से इसे प्राप्त करना असंभव है। गुयू ने इसके बारे में सोचा और डोरोटन से पूछने का फैसला किया। कोई बात नहीं, मेरे पास तीसरी श्रेणी की लकड़ी है। तुम्हें कितनी चाहिए? डोरोटन ने तुरंत सहमति दे दी। फ्रॉस्टवुल्फ कबीले के लिए तीसरे स्तर की लकड़ी एक स्थायी संसाधन है। आपके पास कितने हैं? गुयू ने सावधानी से पूछा।
मेरे पास अभी भी 100 से अधिक इकाइयां हैं और मैं आपको उनमें से दर्जनों दे सकता हूं। हालांकि तीसरे स्तर की लकड़ी कबीले की संपत्ति है, इसलिए मैं इसे आपको मुफ्त में नहीं दे सकता। इस बारे में क्या ख्याल है? हम फ्रॉस्टवुल्फ कबीले और आपके डार्क स्काई कबीले एक मैत्रीपूर्ण गठबंधन बनाते हैं और हमारे सभी संसाधन सबसे कम कीमत पर बेचे जाएंगे। आपको क्या लगता है? जब डुरोटन ने व्यवसाय का जिक्र किया तो उसके चेहरे के हाव भाव अचानक बदल गए और उसकी मुस्कान में अब गंभीरता नहीं रही। सबसे पहले मुझे तीसरी श्रेणी की लकड़ी की 3 इकाइयां उधार दो। मैं बाकी के बारे में आपसे चर्चा करने के लिए किसी को ढूंढूंगा। गु यू ने तुरंत बात करना बंद कर दिया और मेई निंगहुआ को तुरंत बुलाया। डुरोटन मुस्कुराया और सिर हिलाया और ड्रेक थार को बुलाया। ड्रेकथर ने एक काला रत्न निकाला और एक अस्पष्ट मंत्र पढ़ा। पलक झपकते ही जमीन पर चमकती हुई लकड़ियों के 3 ढेर प्रकट हो गए। इस समय मेई निंगहुआ भी अपने चेहरे पर अफसोस की भावना के साथ दौड़कर आया। गार्गामेल के साथ उसका शोध एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गया था और वह गु युकियांग द्वारा रोके जाने के लिए बेहद अनिच्छुक थी। हालांकि जब उसे पता चला कि इस बार वह फ्रॉस्टवुल्फ कबीले के साथ सौदा करने जा रही है, तो उसका मूड अचानक उदास से खुशनुमा हो गया। मेई निंगहुआ ने तुरंत ही भूमिका निभानी शुरू कर दी और ड्रैकथर के साथ उत्साहपूर्ण और मैत्रीपूर्ण परामर्श किया। गु यू को किसी और चीज की परवाह नहीं थी। डुरोटन को नमस्ते कहने के बाद उसने तीसरे स्तर की लकड़ी समेटी और जल्दी से निकल गया। पुनः रूपांतरण भट्टी की बात करें तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे उन्नत करने का निर्णय लिया। जल्द ही उन्नत कन्वर्टर को सफलतापूर्वक सुपर कन्वर्टर में अपग्रेड कर दिया गया। पिछले 3 कार्यों के अनुकूलन के अलावा एक नया कार्य जोड़ा गया है। सुपर कन्वर्टर फंक्शन 4 बाहरी कानूनों की शक्ति को अवशोषित करें और अंधेरे अंतरिक्ष की शक्ति को संघनित करें। गु यू को फिलहाल अंधेरे अंतरिक्ष की शक्ति के बारे में कोई सहज अवधारणा नहीं है। यह अंधकार की शक्ति और अंतरिक्ष की शक्ति के ये 2 नियम होने चाहिए। अब वह केवल इतना जानता है कि जब सभ्यता की आग पर्याप्त अंधेरे अंतरिक्ष शक्ति जमा कर लेगी तो वह नस्लीय अंतरिक्ष को खोलने में सक्षम हो जाएगी। केवल कन्वर्टर के स्वचालित संघनन पर निर्भर रहने में बहुत लंबा समय लगेगा। हालांकि गु यू को एक शॉर्टकट पता था जो इस प्रक्रिया को बहुत छोटा कर सकता था। अपने साथ किसी और को लिए बिना गु यू अकेले ही लेटे पर सवार होकर निकल पड़ा। डार्क स्काई सिटी के केंद्र में स्थित 100 मील के दायरे के क्षेत्र का पहले ही स्पष्ट रूप से अन्वेषण किया जा चुका है। वह सीधे 30 मील दूर एक चट्टानी पहाड़ी पर चला गया। वहां बहुत उजाड़ जगह है, कोई भी मूल्यवान संसाधन नहीं है तथा वहां बहुत सी जगह दरारें हैं। विशेषकर अब जबकि रात हो चुकी है, चट्टानी पहाड़ी क्षेत्र में अंधेरे स्थान की शक्ति अत्यंत हिंसक है और आम लोगों के लिए इसमें सेंध लगाना अत्यंत खतरनाक होगा। लेकिन गु यू इस बार वहां केवल अंधेरे अंतरिक्ष शक्ति के लिए गया था। जब वह चट्टानी पहाड़ी पर पहुंचा तो उसने धीरे से अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही उसके विचार संप्रेषित हुए, उसकी हथेली पर एक भट्टी का नमूना पुनः उभर आया जो अंधेरी रात में चमक रहा था। पलक झपकते ही उसके सामने एक काला बिंदु प्रकट हुआ और तेजी से फैलने लगा। यह ऐसा था जैसे हवा में अपना बड़ा सा मुंह खोलकर अंतरिक्ष की दरार को काट रहे हों। सब कुछ चुपचाप बदल गया। चट्टानी पहाड़ी में हिंसक अंधेरे अंतरिक्ष बल को अचानक बाहर निकलने का रास्ता मिल गया और वह लगातार बड़े होते जा रहे ब्लैक होल में जा गिरा। गु यू शांति से देख रहा था, लेकिन उसका दिल उथल पुथल से भरा हुआ था। यहां उसे माध्यम मानकर बने ब्लैक होल की त्रिज्या 1 मीटर से अधिक है। यह एक अथाह गड्ढे की तरह था जो लालच से अंधेरे अंतरिक्ष की शक्ति को निगल रहा था। उसके चारों ओर अंतरिक्ष की दरारें स्पष्ट रूप से कम हो रही थीं और अंधेरे अंतरिक्ष की शक्ति भी कमजोर हो रही थी। लगभग 1 घंटे बाद चट्टानी पहाड़ी के आसपास का क्षेत्र शांत हो गया और कोई दरार नहीं पाई जा सकी। गु यू भी शांत हो गया और अगले स्थान की ओर भाग गया। ये भागदौड़ 3 दिन तक चलती रही। शुक्रवार की सुबह तक गु यू को अंततः सभ्यता की अग्नि से संदेश प्राप्त नहीं हुआ था। ये पूर्ण है। अंधेरे अंतरिक्ष की संचित शक्ति अपनी वर्तमान सीमा तक पहुंच गई है। गु यू ने आखिरकार राहत की सांस ली। तुम्हें पता है, पिछले 3 दिनों में स्थिति बहुत खराब हो गई है। टूटे हुए आकाश भूमि में 3 प्रमुख मानव शक्तियां हैं: युद्ध के देवता का मंदिर, 8 जनजातियां और फूसो सोसाइटी। कई लड़ाइयों के बाद युद्ध मंदिर के महल पर अंततः टूटे हाथ कबीले और हड्डी चबाने वाले कबीले ने कब्जा कर लिया। शहर के लोग या तो मारे गए या उन्हें पकड़ लिया गया तथा 1/3 से भी कम लोग भागने में सफल रहे। युद्ध देवता के मंदिर के अधिकांश कुलीन सैनिक नष्ट हो गए तथा केवल 4 उच्च पदस्थ अधिकारी ही बचे। 100 लड़ाइयों के राजा वांगडोंग, नायक राजा यानक्यू, स्वर्ग के क्रोध के राजा गुओडालू और पृथ्वी क्रैक राजा लिन ताइपिंग, वे युद्ध के मंदिर के अवशेषों के साथ टूटे आकाश की गहराई में भाग गए। 8 जनजातियां सबसे शक्तिशाली हैं, लेकिन उनका सामना ब्लैकरॉक कबीले से है जो सबसे शक्तिशाली ओर्क है। यद्यपि डार्क स्काई सिटी ने ब्लैकरॉक कबीले की कुछ शक्ति साझा की थी, लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। ड्रैगनमॉ और ब्लड हॉलो, 2 शक्तिशाली ऑर्क कबीले, ब्लैकरॉक कबीले के वफादार सहयोगी हैं।
8 कुलों की ताकत 3 प्रमुख कुलों की घेराबंदी के सामने कुछ नहीं थी, खासकर ब्लैक हैंड के नेतृत्व में। हर बार जब यह उच्च स्तरीय स्वर्ण योद्धा हमला करता है तो उसे पीछे हटने पर मजबूर करने के लिए 100 गुना अधिक प्राणों की बलि देनी पड़ती है। यह मनोबल पर सबसे बड़ा आघात नहीं था। 8 जनजातियों को और भी अधिक क्रोधित और हताश करने वाली बात यह थी कि वास्तव में उन पर मानव सेना द्वारा हमला किया गया था। हाँ, मानव सेना मानव जाति के बीच एक गद्दार है। फूसो सोसाइटी का याकी कैसल इन मानव गद्दारों के बीच प्रतिनिधि शक्ति है। फूसो सोसाइटी के विश्वासघात के कारण ही बड़ी संख्या में मानव महलों को बेच दिया गया और उनमें भीतर से सेंध लगा दी गई। इन शर्मनाक गद्दारों ने ओर्क्स के सामने गिड़गिड़ाकर दया की भीख मांगी, लेकिन जब वे अपने ही लोगों का सामना करते हैं तो वे अत्यंत क्रूर, उग्र और युद्धप्रिय दिखते हैं। ब्लैक हैंड के समर्थन से फूसो सोसाइटी ब्रोकन स्काईलैंड में मानव जाति का नेता बन गई है। उन्होंने बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण करने वालों को इकट्ठा किया और स्वयं को मानव जाति का उद्धारकर्ता माना। मैं हर दिन चैट चैनल में चिल्लाकर मानव जाति से कहता हूं कि वे व्यर्थ प्रतिरोध करना बंद करें और जो लोग मरना नहीं चाहते हैं उन्हें याकी कैसल में आना चाहिए। शुरुआत में फूसो सोसाइटी को मानव जाति द्वारा सामूहिक रूप से शाप दिया गया था और वे उन्हें राख में मिला देना चाहते थे। हालांकि जब वास्तविक जीवन और मृत्यु की स्थितियों का सामना करना पड़ता है तो मानव स्वभाव परीक्षा में टिक नहीं पाता। जैसे जैसे युद्ध की स्थिति बिगड़ती गई, बड़ी संख्या में महल नष्ट हो गए और हवा की दिशा बदलने लगी। धीरे धीरे कुछ लोगों ने फुसोशा के व्यवहार के प्रति अपनी समझ और सहिष्णुता व्यक्त करना शुरू कर दिया। कुछ लोग जो तटस्थ होने का दावा करते हैं सभी से तर्कसंगत निर्णय लेने और आवेगपूर्ण तरीके से कार्य न करने का आह्वान करने लगे। इससे भी बुरी बात यह है कि कुछ लोग फूसो सोसाइटी का समर्थन करने तथा देशद्रोहियों की चापलूसी करने और उनसे मेलजोल बढ़ाने के लिए बेताब हैं। न केवल टूटे हुए आकाश में बल्कि अराजकता वन और गिरे हुए सितारा दलदल में भी मानव गद्दार हैं। उन्होंने मानव जाति की पहले से ही कठिन परिस्थिति को और भी बदतर बना दिया। बेशक मानव जाति में भी कई नायक हैं। 8 कुलों में से वू यिपिंग उनमें से एक प्रतिनिधि व्यक्ति हैं। ये पूर्व युद्ध प्रेमी अभी भी नस्लीय युद्ध में दृढ़ बना हुआ है। मजबूत चरित्र। जब फूसो सोसाइटी ने ऑक्स के सामने आत्मसमर्पण कर दिया तो उसने कई बार वू यिपिंग को अपने गिरोह में शामिल करने की कोशिश की। हालांकि वू यिपिंग ने उन दूतों को मार डाला जिन्होंने उसे आत्मसमर्पण के लिए राजी करने की कोशिश की थी, जिनमें वो परिवार का एक सदस्य भी शामिल था। इतना ही नहीं, उन्होंने फूसो सोसाइटी के सदस्यों और महल में मौजूद रीढ़विहीन आत्मसमर्पण करने वालों को भी तुरंत ही बाहर निकाल दिया। इसमें निर्णायक सबूत की कोई आवश्यकता नहीं है, जो भी संदिग्ध होगा उसे मार दिया जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि उस दिन 8 जनजातियों का महल खून से भर गया था और धरती लाल हो गई थी। हालांकि वू यिपिंग के कार्यों के कारण निश्चित रूप से कई अन्यायपूर्ण मौतें हुईं, लेकिन 8 समूहों की आंतरिक आवाजों को कम से कम समय में एकजुट करना वास्तव में संभव था। अब किसी ने भी आत्मसमर्पण करने की हिम्मत नहीं की और सभी ने मिलकर ओर्क्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ये वास्तव में इसी कारण है कि 8 जनजातियां अब तक टिकी हुई हैं। हालांकि 8 जनजातियां अब और नहीं टिक सकती थीं और वू यिपिंग ने पहले से ही भागने और पीछे हटने की योजना बनाना शुरू कर दिया था। हालांकि इस समय एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। अज्ञात कारणों से सबसे शक्तिशाली ऑक्स ब्लैक हैंड अचानक चला गया। न केवल ब्लैक हैंड स्वयं बल्कि कई स्वर्ण स्तर के शक्तिशाली लोग और 5000 से अधिक लोगों की एक कुलीन सेना भी उसके साथ चली गई। जब वू यिपिंग को ये खबर पता चली तो उनकी पहली प्रतिक्रिया ये थी कि यह जरूर कोई साजिश है। ओर्क्स उन्हें शहर छोड़कर भागने के लिए लुभाने की कोशिश कर रहे होंगे और फिर उन पर दोनों तरफ से हमला करके उन्हें खत्म कर देना चाहेंगे। भागने के बजाय वू यिपिंग शहर में ही रुका और ओर्क्स से लड़ा। यदि उन्हें 1 या 2 दिन का आराम मिल जाए तो वे अपनी युद्ध क्षमता का 70% से 80% तक पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तब तक भले ही ब्लैक हैंड उन पर दोबारा हमला करने आए, वे डरेंगे नहीं। ये खबर शुक्रवार सुबह सामने आए और मानव चैट चैनल पर इस पर कई अलग अलग राय सामने आईं। लेकिन केवल गू यू, लियू किंग और मेई निंगुआ ही जानते थे कि मास्टरमाइंड कहाँ गया है। गुरुवार की दोपहर को ब्लैक हैंड ने ऑर्ग्रिम को एक अल्टीमेटम जारी किया जिसमें उसे डार्कस्काई सिटी पर कब्जा करने के लिए 1 दिन का समय दिया गया। डूरोटन को ब्लैकरॉक कबीले से यह भी आदेश मिला कि फ्रॉस्टवुल्फ कबीले को तुरंत युद्ध में शामिल होने के लिए अग्रिम पंक्ति में भेजा जाए। जाहिर है, ब्लैक हैंड के नेतृत्व वाली सेना का उपयोग 8 कुलों को भ्रमित करने के लिए नहीं किया गया था, बल्कि वह डार्क स्काई सिटी की ओर बढ़ रही थी। 8 जनजातियों के महल के स्थान के आधार पर वू यू ने एक अनुमान लगाया। यदि ब्लैक हैंड की सेना रात में बिना आराम किए आगे बढ़ती तो वे शनिवार की सुबह तक यहां पहुंच सकते थे। यदि ब्लैक हैंड एक विशिष्ट टीम का नेतृत्व करते हैं और अपनी पूरी ताकत के साथ आते हैं तो वे आज रात शहर के बाहर दिखाई दे सकते हैं। डूरोटन के साथ चर्चा करने के बाद वू यू ने ब्लैक हैंड पर घात लगाने का विचार छोड़ दिया। ब्लैक हैंड अब रैंड नहीं है, वह अब ऑक वार चीफ है। डूरोटन ब्लैक हैंड पर तब तक हमला नहीं कर सकता जब तक कि वह ऑक्स को धोखा देने के लिए तैयार न हो।
उसकी और भावनाओं ने उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं दी। जहां तक मैकगोरा के माध्यम से ब्लैकहैंड से छुटकारा पाने की बात है, तो यह और भी असंभव है। जब तक डोरोटन उच्च स्वर्ण स्तर तक नहीं पहुंच पाता, वह सिर्फ भोजन वितरण करने वाला व्यक्ति ही बना रहेगा। इसलिए यदि डोरोटन रुका तो वह गुयू की मदद नहीं कर पाएगा और उसे ब्लैकहैंड द्वारा डार्क स्काई सिटी पर हमले में शामिल होने के लिए मजबूर भी किया जा सकता है। कुछ विचार विमर्श के बाद डोरोटान ने स्थानांतरण आदेश का पालन करने और युद्ध में शामिल होने के लिए अग्रिम पंक्ति में जाने का निर्णय लिया। आज सुबह उन्होंने फ्रॉस्टवुल्फ कबीले के योद्धाओं का नेतृत्व किया और डार्क स्काई सिटी छोड़ दिया। जाने से पहले डोरोटान ने गुयू के लिए एक वॉइस स्टोन छोड़ा। गुयू ने देरी करने की हिम्मत नहीं की। डार्क स्काई सिटी से सभी को बाहर निकालने के बाद वह अकेले ही एनर्जी हॉल में आ गया। अंतरिक्ष, निर्माण, अंधकार, छिपा हुआ, सभ्यता, विकास। उसके विचार लगातार सभ्यता की अग्नि के साथ संवाद कर रहे थे और उसने डार्क स्काई कबीले की भूमि के दृश्यों की कल्पना की और उन्हें आगे बढ़ाया, जिसकी उसने पिछले कुछ दिनों में कल्पना की थी। धीरे धीरे ऊर्जा हॉल से एक अंधकार में अंतरिक्ष बल फैल गया। पहले तो ये बल स्पष्ट नहीं था, लेकिन समय बीतने के साथ यह और अधिक शक्तिशाली होता गया। गुयू को केवल यह महसूस हुआ कि उसकी चेतना लगातार फैल रही थी और विस्तारित हो रही थी, मानो वह एक धुंधली दुनिया में प्रवेश कर गया हो। लेकिन जब उसने और अधिक जानना चाहा तो उसे कुछ भी पता नहीं चला। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अवरोध उसे रोक रहा हो। वह जल्दबाजी में नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था कि यह सभ्यता की आग है जो अंतरिक्ष के एक टुकड़े को अपनी विशेषताओं के अनुसार विकसित कर रही है। यह इस दुनिया के नियमों पर नजर डालने का एक दुर्लभ अवसर है। इसलिए उन्होंने एकाग्र होकर अपने मन को शांत किया, सभ्यता की अग्नि के मार्गदर्शन का अनुसरण किया और अपने हृदय से उसे समझने का प्रयास किया। समय मिनट दर मिनट बीतता गया और शहर के बाहर हर कोई बेचैनी से इंतजार कर रहा था। मेई निंगहुआ और लियूकिन विशेष रूप से चिंतित थे। उन्होंने अपनी आंखें चौड़ी कर ली, डार्क स्काई सिटी में हर बदलाव को रिकॉर्ड करना चाहते थे। एक अस्पष्ट अंधेरे अंतरिक्ष बल ने पूरे महल को घेर लिया और ये लगातार घना होता गया। लेकिन वे उत्सुकता से इंतजार करते रहे और जब अंधेरा हो गया तब भी कोई खास बदलाव नहीं हुआ। अंकल स्वान, क्या गुयू सफल होगा? हमें कब तक इंतजार करना होगा? लियूकिन अब इसे सहन नहीं कर सका, इसलिए वह स्वान के पास गया और पूछा। यही प्रश्न अन्य लोगों ने भी पूछा था और सभी ने क्षण भर के लिए अपने कान खड़े कर लिए। यद्यपि वे इंतजार करना चाहते थे, परंतु परिस्थितियां इसकी अनुमति नहीं दे रही थी। यदि हम और देर करेंगे तो अपराधी हमें पहले पालेगा। अब लगभग समय हो गया है। उसे थोड़ा और समय दो। उसे परेशान मत करो। स्वान हमेशा की तरह शांत था, उसकी आंखें गहरी थीं। मैंने रास्ते में जासूस तैनात कर दिए हैं। जैसे ही हमें काले हाथ का कोई सुराग मिलेगा, हमें खबर मिल जाएगी। अजीत ने सांत्वना देते हुए कहा। सबसे बुरी स्थिति के लिए तैयार रहो। जैसे ही काला हाथ सामने आएगा, हम अपनी पूरी ताकत जुटाकर उससे लड़ेंगे। मेई निंगहुआ ने शांति से जुटना शुरू कर दिया। यदि ब्लैक हैंड आज रात पहुंचता है तो लंबी यात्रा के बाद विशिष्ट टीम सबसे अधिक थकी हुई होगी। यदि संपूर्ण डार्क स्काई कबीला अपनी शक्ति को एकाग्र कर ले तो वे ब्लैक हैंड को परास्त करने में सक्षम हो सकते हैं। हालांकि ऐसा करने से उन्हें अवश्यंभावी रूप से भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन जब तक हम मास्टरमाइंड को मार देते हैं और गुयू के लिए समय खरीद लेते हैं, तब तक यह इसके लायक होगा। ब्रॉक्स और ब्लैक पाइनएप्पल ने पहले ही घात लगा लिया है। मैंने सभी ऑफ बंदियों को स्थानांतरित कर दिया है और उन्हें उचित तरीके से रखा है। कैबेजेलो ने भी मेई निंगुआ को देखा और उसके शरीर में छिपा बड़ा हथौड़ा चलने को तैयार था। एक बार जब वह ब्लैक हैंड के खिलाफ लड़ेगा तो वह सबसे मजबूत सेनानियों में से एक होगा। आधे घंटे और इंतजार करो। अगर कोई हलचल नहीं हुई तो हम सब वहां चले जाएंगे। मेई निंगहुआ ने आकाश की ओर देखा और दांत पीसते हुए कहा। दुष्टों को रोकना बहुत ही खतरनाक काम है। अगर वे जरा सी भी चूक करें तो बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए उन्हें पहले से ही घात लगाकर सभी अप्रत्याशित कारकों को खत्म करना होगा। जिस समय सभी लोग उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे, गुयू भी एक महत्वपूर्ण क्षण पर पहुंच गया। उसकी चेतना ने अंततः अन्वेषण करना बंद कर दिया, मानो वह अंत तक पहुंच गई हो। सभ्यता की आग और उसकी चेतना पूरी तरह से मिश्रित हो गई और अदृश्य फिल्म अचानक टूट गई। अचानक उसके मन में एक बात आई जिससे वह बहुत उत्साहित हो गया। वह काफी समय से एक ही दायरे में अटका हुआ था, लेकिन इस समय उसे वास्तव में सफलता मिल गई। उसके पूरे शरीर में शक्तिशाली बल भर गया, उसकी आभा बढ़ गई और एक पल में वह स्वर्ण स्तर में प्रवेश कर गया। साथ ही उन्होंने धुंधले स्थान को भी स्पष्ट रूप से महसूस किया। कुछ ही क्षणों में उसे इस स्थान के बारे में कुछ जानकारी मिल गई। डार्क स्काई कबीले का विशेष स्थान बड़ी मात्रा में डार्क स्पेस शक्ति से भरा हुआ है और वर्तमान अधिकतम क्षेत्र 70 वर्ग किलोमीटर है। भविष्य में जैसे जैसे सभ्यता की आग का स्तर बढ़ता जाएगा, यहाँ का क्षेत्र भी फैलता जाएगा।
इसके अलावा इस जातीय क्षेत्र का स्थान अभी तक अंतिम रूप से निर्धारित नहीं हुआ है और यह स्थान भरने के लिए बाहरी दुनिया से संसाधनों को अवशोषित कर सकता है। अल्पविराम। इससे पहले कि वह ध्यानपूर्वक जांच कर पाता, पूरा डार्क स्काई सिटी हिंसक रूप से कांपने लगा। न केवल महल हिल रहा था बल्कि अंतरिक्ष भी हिल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो आकाश में कोई अदृश्य मुख है जो अद्वितीय चूषण शक्ति उत्सर्जित कर रहा है तथा इस स्थान को पूरी तरह निगलने वाला है। और गुयू यह महसूस कर सकता था कि इन सभी परिवर्तनों का स्रोत नवनिर्मित स्थान से आया था। शहर के बाहर मेई निंगहुआ और अन्य लोग जाने के लिए तैयार थे, लेकिन अंकल स्वान ने उन्हें रोक दिया। ये रहा। स्वान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। लियू किंग, मेई निंगहुआ और अन्य सभी ने एक के बाद एक कुछ महसूस किया और आश्चर्य से डार्क स्काई सिटी की ओर देखा। फिर उनकी आंखें तुरंत खुशी से आश्चर्य में बदल गईं और फिर उदासी में। जैसे ही उन्होंने देखा, अंतरिक्ष विकृत होने लगा और पतली हवा में विशाल स्थानिक दरारें दिखाई देने लगीं। जल्द ही वे एक साथ जुड़ गए और पूरे डार्क स्काई सिटी को बाहरी दुनिया से अलग कर दिया। काली अंतरिक्ष दरारें अधिक से अधिक घनी होती गईं और अंततः उनकी दृष्टि पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई। जब तक सब कुछ शांत हुआ, डार्क स्काई सिटी गायब हो चुका था। मूल क्षेत्र के ऊपर एक विशाल ब्लैक होल दिखाई दिया जो दिखने में छोटा होकर गायब हो गया। पृथ्वी कितनी धूसर और स्वच्छ है। यदि उन्होंने इसे अपनी आंखों से न देखा होता तो वे कभी विश्वास नहीं करते कि यहाँ कभी कोई शहर था। शहर चला गया। काबुकिलो हकलाया, उसका जबड़ा लगभग खुला रह गया। कोई भी उस पर नहीं हंसा क्योंकि सभी एक ही मूड में थे। भाई गू, क्या आप ठीक हैं? आप कहाँ हैं? मेई निंगहुआ ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी और चैट चैनल के माध्यम से तुरंत पूछा। गुयू, क्या तुम वापस आ रहे हो? हम तुम्हें कैसे ढूंढ सकते हैं? लियू किंग ने भी पूछा। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि गुयू उनसे दूर भाग जाएगा, लेकिन अगर गुयू को दूर क्षितिज पर भेज दिया गया तो वे उसका पीछा नहीं कर पाएंगे। वूफ वूफ वूफ, लेटे ने चिल्लाकर अपना नुकसान व्यक्त किया। डार्क स्काई कबीला सचमुच अद्भुत है। वे अपने क्षेत्र को इतनी कुशलता से छिपाने में सक्षम हैं। अंकल स्वान बिल्कुल भी घबराए नहीं, बल्कि दिलचस्पी से चारों ओर देखने लगे। यहां तक कि उसे ये भी स्वीकार करना पड़ा कि उपकरणों की मदद के बिना वह डार्क स्काई कबीले का स्थान नहीं ढूंढ पाएगा। चाचा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या डार्क स्काई सिटी अभी भी पास में है? लियू किंग स्वान से अच्छी तरह परिचित है और उनसे बात करते समय उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं होती। यह मुझे भी यकीन नहीं है। डार्क स्काई कबीले के स्थानिक गुण बहुत रहस्यमय है और मैंने पहले कभी उनका सामना नहीं किया है। लेकिन चिंता मत करो, मिस्टर गुयू जल्द ही आ जाएंगे। स्वान ने अपना सिर हिलाकर सकारात्मक स्वर में कहा। लियू किंग और अधिक पूछना चाहता था, लेकिन अचानक उसे कुछ महसूस हुआ और उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। अचानक उनके पास ही एक छोटा सा काला बिंदु दिखाई दिया। पलक झपकते ही एक काला अंतरिक्ष पोर्टल बन गया। गुयू मुस्कुराते हुए बाहर चला गया। जैसे ही स्वान ने उसे देखा, उसकी आंखें चमक उठी और वह बिना कुछ कहे मुस्कुरा दिया। गुयू, तुमने ये कैसे किया? क्या ये शहर का द्वार है? लियू किंग ने आश्चर्य से कहा। हालांकि उसने ऐसा पोर्टल कभी नहीं देखा था, लेकिन उसने इसके बारे में सुना था। मेई निंगुआ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी बड़ी आंखें बिना पलक झपकाए गुयू को देखती रहीं। हाँ, ये सही है। आप लोग पहले अंदर जाकर देख लें। मैं बाकी सबको अंदर ले आऊंगा, फिर हम धीरे धीरे बात करेंगे। गुयू को अभी तक स्थिति का पता नहीं चला था, इसलिए उसके पास उनसे बातचीत करने का समय नहीं था। ब्लैक हैंड के आदमी कभी भी हमला कर सकते थे, इसलिए उसे जल्दी से भागना था। ठीक है, मैं जाकर देखूंगा कि डार्क स्काई कबीले का नस्लीय क्षेत्र कैसा दिखता है। लियू किंग भी समझ गया कि समय कीमती है, इसलिए उसने गुयू को पीछे छोड़ दिया और पहले पोर्टल में कदम रखा। मुझे पता था कि तुम सफल होगे। मेई निंगहुआ उत्साह से गुयू के पास से गुजरी। फिर बड़ी संख्या में डार्क स्काई लोग, डार्क गॉब्लिन और ग्रे बोने आए। जब ओब्सिडियन गोलेम की बारी आई तो उसे कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा क्योंकि पोर्टल बहुत छोटा था। गुयू के पास दरवाजे के फ्रेम को अस्थायी रूप से बड़ा करने के लिए पोर्टल में अपनी अंधेरी अंतरिक्ष शक्ति को इंजेक्ट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सौभाग्यवश वह सोने के पहले स्तर तक पहुंच गया और अंधेरे अंतरिक्ष की शक्ति की गहरी समझ हासिल कर ली। अतीत में शायद वह ऐसा करने में सक्षम नहीं रहे होंगे। अजीत व्यवस्था बनाए रखने में मदद कर रहे हैं। अन्य लोगों के प्रवेश करने के बाद वह डार्क ईविल आइज को पोर्टल में ले गया। अंत में केवल लाटे, कैपुचिनो और मोचा ही बचे। गुयू और काबुकिलो अपने घोड़ों पर सवार होकर और कैदियों के अस्थायी शिविर की ओर सरपट दौड़े। वहां अभी भी 7 या 800 ओक बंदी और 200 डार्क स्काई ओक थे। इसके अलावा ब्रूक्स और ब्लैक पाइनएप्पल हजारों डार्क स्काई ओक्स और ब्लेड स्पाइडर के साथ पूरी गति से उनसे मिलने के लिए दौड़ रहे थे। जब तक गुयू ने इन सभी लोगों को पोर्टल में भेजा तब तक अंधेरा हो चुका था। इस समय केवल शैडो डांसर, सक्कुबस और ग्राउंडहॉग स्काउट वाली टोही टीम ही बाहर बची थी। शैडो 1 और शैडो 2 इस बल के कमांडर इन चीफ हैं।
गु यू ने अधिकांश टोही सैनिकों से कहा कि वे जंगल में फैलते रहें और किसी भी समय दुश्मन का कोई भी सुराग मिलने पर रिपोर्ट करें। यद्यपि टोही सैनिकों की व्यक्तिगत ताकत मजबूत नहीं है, फिर भी उनकी जीवित रहने की क्षमता प्रथम श्रेणी की है। गु यू को यंगई और अन्य लोगों पर पूरा भरोसा है। ये सब खत्म करने के बाद गु यू ने आखिरकार राहत की सांस ली और खुद पोर्टल में प्रवेश किया। जैसे ही वह अंदर गया, द्वार तेजी से सिकुड़ गया और अंततः एक छोटे काले बिंदु में बदल गया और पूरी तरह से गायब हो गया। इस समय डार्क स्काई सिटी में खुशी का माहौल था। पिछले कुछ दिनों के तनाव को भूलकर सभी लोग आराम से थे। लियू किंग, मेई निंगहुआ और अन्य लोग शहर के बाहर घूम रहे थे और जिज्ञासु शिशुओं में बदल रहे थे। शहर का प्रवेशद्वार वास्तव में शहर की दीवार के बाहर एक खुले स्थान पर स्थित है। जैसे ही गु यू दिखाई दिया, उसने अंकल स्वान को अपने पास खड़े पाया, जो मुस्कुराते हुए उसकी ओर देख रहे थे। श्री गु यू, आपकी सफलता पर बधाई। ये सब श्री स्वान की मदद की बदौलत है, अन्यथा मुझे काम चलाने के लिए कोई जगह ढूंढनी पड़ती। गु यू ने अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त की और स्वान का बड़ा हाथ पकड़ लिया। तुम मेरे पीछे डार्क स्काई कबीले के गुप्त अड्डे तक आ गए हो, तुम फिर से शामिल होने से इनकार नहीं कर सकते, है ना? यदि आपने समर्थन का कोई संकेत नहीं दिखाया तो मैं आज जाने नहीं दूंगा। गु यू अधिक ईमानदारी से मुस्कुराया और अपने हाथों को कसकर जकड़ लिया। मुझे डार्क स्काई कबीले का ये स्थान वास्तव में पसंद है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं यहाँ लंबे समय तक रह सकता हूँ। स्वान ने 2 बार अपना हाथ बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा और अपने मुंह के कोनों को हिलाने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि डार्क स्काई कबीले के बारे में उनकी अच्छी धारणा थी, फिर भी उन्होंने अभी तक इसमें शामिल होने का मन नहीं बनाया था। हाँ, मिस्टर स्वान, आप जब तक चाहें रह सकते हैं। हम डार्क स्काई कबीले आपका घर हैं। गु यू उत्साही था और जानता था कि कब रुकना है। यदि अंकल स्वान जाने दे सकते हैं तो इसका मतलब है कि आशा है। जब तक आप कुदाल का उपयोग करने के लिए तैयार हैं, तब तक ऐसा कोई कोना नहीं है जिसे खोला न जा सके। कुलपति भविष्य के प्रति पूर्ण आश्वस्त हैं तथा बहुत अच्छे मूड में हैं। गु यू वास्तव में अपने क्षेत्र का अच्छी तरह से पता लगाना चाहता था, लेकिन अभी इसका समय नहीं था। उसके लिए और भी महत्वपूर्ण कार्य प्रतीक्षा कर रहे हैं। सर, हमें ब्लैकरॉक माउंटेन से 10 मील दूर 100 ओर्क्स की घुड़सवार सेना मिली है। यंगई ने उन्हें नवीनतम जानकारी दी। ब्लैकरॉक माउंटेन वह स्थान है जहां मोचा का भेड़िया समूह मूल रूप से रहता था और यह डार्क स्काई सिटी में पहली पत्थर की खदान का स्थान भी है। स्थान के अनुसार ये ऑग घुड़सवार सेना मूल डार्क स्काई सिटी से 20 मील से भी कम दूरी पर है। गु यू ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा, उसका दिल बैठ गया। डार्क स्काई सिटी की टोही सीमा 100 मील के दायरे की है, लेकिन अब दुश्मन उनकी नाक के नीचे ही है, इससे पहले कि उन्हें पता चले। यदि डार्क स्काई सिटी को स्थानांतरित नहीं किया गया होता तो इस पर सीधा हमला हो सकता था। मुझे खेद है महोदय, ये हमारी लापरवाही है, कृपया मुझे सजा दीजिए। यंगई ने कुछ शर्मिंदगी के साथ कहा कि कबीले के नेता को उस पर बहुत भरोसा था, लेकिन उसने अपना काम ठीक से नहीं किया। ये तुम्हारी गलती नहीं है। टोही सैनिकों से कहो कि वे पास न आए। तो फिर जिस दिशा से वे आए हैं उस दिशा में खोज करने के लिए और अधिक लोगों को भेजिए, ताकि पता चल सके कि क्या कोई अनुवर्ती सैनिक मौजूद है। गु यू ने यंग यी को दोष नहीं दिया और शांति से आदेश दिया।